Salam मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल है खूब गुजरे की जो बाय इफ़्फ़त सहर ताहिर। और एज पर योर विश प्यारी रेहा ये नॉवल मैं आपको डेडिकेट करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तारी का फ़ोन सुनने के बाद मेरे लिए कराची में रुकना मुमकिन ही नहीं रहा था। पहली फ्लाइट से मैं लाहौर पहुंच गया। शाम हो रही थी। मैं टैक्सी से नीचे उतरा तो मेरा सर चकराने लगा। मैंने बाउजलत टैक्सी ड्राइवर को फारिग किया। पूरा घर बका नूर बना हुआ था। ढोलक की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बेपनाह शोर के साथ मेरा इस्तकबाल किया गया। अरे वाह, दुल्हा मियाँ तो एक ही बुलावे पर दौड़े चले आए। अम्मी किधर हैं? मैं इस वक्त किसी मजाक के मूड में नहीं था। लगता है दिमाग खिसक गया है। पूछना किसी और के मुतल्लिक है, पूछ किसी और को रहे हो। मेरी दूर पार की कज़न मुड़कर बाकी सबसे मुखातिब हुई तो मैं सुलग उठा। एक तो पहले ही जहनी हालत तबाह हो रही थी, ऊपर से ये खामखा के मजाक मुझे जहर लग रहे थे। परेशान मत करें मुझे उनसे बात करनी है। मैं बमुश्किल रसानियत का मुजाहरा कर पाया था। हम क्या परेशान करेंगे, परेशानी तो अभी आएगी। नीलो ने आह भरी तो मैं झुंझुला गया। कहाँ फंस गया मैं? तभी तारी हंसता हुआ चला आया। बिल्कुल सही फंसे हैं भाई, बकवास मत करो, मैं चिढ़कर कहते हुए उसके गले लग गया। आपको तो बकवास ही लगेगी, हमसे पूछें। परियों में गिरने का ख्याल ही जिनके लिए? हा हा, परियों में गिरने का ख्याल वाकई किसी जिन ही को आ सकता है। वरदा बरजस्तगी से बोली। तारी उन्हें घूरते हुए मुझे अपने कमरे में ले गया। ये सब क्या हो रहा है तारी? तन्हाई मिलते ही मैं फट पड़ा। मेरी बेइज्जती और क्या होना है? वो बेतवज्जही से बोला तो मैं भड़क उठा। शट अप, कोई फजूल बात की तो एक जड़ दूंगा। ओके ब्रदर। वो शराफत के जामे में आ गया क्योंकि मैं अपनी 3 साला बड़ाई का मुजाहरा कभी कभार ही किया करता था। मैं इस ड्रामे से मुतल्लिक पूछ रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं अंदर से सुलग रहा था, इसीलिए मेरे लहजे में महसूस किए जाने वाली तलखी थी। मैं क्या कह सकता हूँ, ये सब अम्मी की खुशी है। वो नजरें चुराते हुए बोला तो मैं गमो गुस्से से बेहाल उठ खड़ा हुआ। ये उनकी खुशी नहीं है, वो हमेशा से ऐसे ही करती आई हैं। शिद्दत जज्बात से मेरा तनफ्फुस तेज हो रहा था। तारी कुछ नहीं बोला। और अब ये मेरी कुर्बानी किस खुशी में दी जा रही है? ये वही मामू साहब है ना जो लाखों में खेलते थे, मगर उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस घर का सरबराह नहीं रहा। उनकी बहन बेवा हो गई है तो फाके कौन दूर करेगा? कभी उन्होंने हमारे घर का रुख करने की कोशिश नहीं की, फकत इसलिए कि हमारी माँ ने उनकी मर्जी के रिश्ते की बजाय अपनी पसंद की शादी को अबलियत दी थी। मगर उनका ये अमल इस कदर संगीन तो नहीं था कि उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता। हमारी माँ का उनके अलावा और कौन था? मगर उन्होंने खुद को हमारे लिए जीते जी मार दिया। किसी का भी हम पर कोई एहसान नहीं। हमारी माँ ने खुद मेहनत करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने अपने खून से आबियारी करके नन्हे पौधों को तनावर दरख्त बनाया है, तो अब वो उसकी छांव और फल दूसरों को दान करने लगी हैं। किस लिए? अम्मी उन पर अपना सब कुछ निछावर कर रही हैं। अगर उस शख्स की बेटी की डोली कोई और नहीं ले गया तो हम क्या करें? लाखों चाहने वाले होंगे, उसके किसी को भी पकड़ ले। मगर हमारी माँ को तो बस शौक है भाई के साथ मिल बैठने का। मैं मुट्ठियां भींचे इश्ताल से सुर्ख चेहरा लिए मतवातिर बोल रहा था, मगर अंदर फैला इस्तराब था कि कम होने में ही नहीं आ रहा था। उन पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था, इसीलिए अम्मी ने। तारी धीमे लहजे में कहने लगा तो मैं तैश में आ गया। जब हम पर मुश्किल वक्त पड़ा था तो वो सिर्फ तमाशा देखते रहे थे। उन्हें भी यही करना चाहिए था, सिर्फ तमाशा देखती। मैं नफरत से पुर लहजे में बोला तो सदा के नर मजाज तारी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। रिलैक्स भाई, माजी को भूल जाओ अब। उसकी बात पर मेरा दिमाग भग से उड़ गया और मैं चिल्ला उठा, कैसे कैसे भूल जाऊं? मैंने अपनी माँ को सारी सारी रात जाकर लोगों के कपड़े सिलाई करते देखा है और उन्होंने कभी पलटकर उस जायदाद में से एक पैसा भी नहीं मांगा जिसमें वो हिस्सेदार थीं। क्या नहीं किया उन्होंने हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए? मामूली मामूली लोगों की बातें सुनी उन्होंने सिर्फ हमारी खातिर। मैंने उन्हें कभी पुरसकून नींद लेते हुए नहीं देखा। वो नाजों की पली हर करवट पर कराहती थी। मेरी माँ तो कब से चैन की नींद सो भी नहीं पाई।
اور تو کہتا ہے کہ میں بھول جاؤں وہ سب؟ کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ میری نظر دھندلانے لگی تھی، گلا رند گیا اور آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ طاری مجھ سے لپٹ گیا۔ میں مانتا ہوں بھائی، مگر ہماری ماں بہت عظیم ہے، انہوں نے کبھی ماضی کو یاد ہی نہیں رکھا۔ آپ دیکھنا وہ اتنے عرصے کے بعد کس قدر خوش اور مطمئن ہے، وہ بہت خوش ہیں، بہت زیادہ۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ میں اندر تک ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اسے پرے کر کے میں نے بے تاثر انداز میں پوچھا، امی کدھر ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، مگر بھائی، وہ کہتے ہوئے رک سا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہی کہ ماں کی خوشی کا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی جوت کو کبھی مت بجھنے دینا، مگر میرے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے یہ سب کہنے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن میں اس کے بنا کہے ہی سمجھ گیا۔ میں خود پر ضبط کرتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے بستر پر جانے کیا کچھ بکھیرے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، فوراً میرا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا۔ میں صدقے جاؤں، تم کب آئے میری جان؟ ان کے لب و لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں کچھ کہے بنا ان سے لپٹا کھڑا رہا۔ وہ ماں تھی میری، رگ رگ سے واقف تھی، فوراً میرے اندر پہچان گئی، سو میرا دھیان بچانے کے لیے بستر پر پڑے ڈبے کھول کھول کر مجھے دکھانے لگی۔ یہ دیکھو، تمہاری دلہن کے لیے میں خود خریداری کر رہی ہوں۔ وہ بہت سرشاری سے کہہ رہی تھی۔ میں یک ٹک انہیں دیکھے گیا۔ ایک مدت کے بعد میری ماں خوش ہوئی تھی، مگر کتنی بڑی قربانی کے عوض۔ مگر نقصان تو میرا ہو رہا تھا۔ میں بے چین ہوا تھا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ اپنی خوشی میں مگن وہ ٹھٹکی، پھر جانچتی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور بڑے سکون سے پوچھنے لگی، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ہاں ہے اعتراض۔ ہمارے مسائل تو کبھی انہوں نے نہیں دیکھے، اور آپ کو بھتیجی کی اتنی محبت چڑھی ہے کہ بیٹا ہی قربان کر ڈالا۔ میں نے بے حد تلخ لہجے میں کہا، مگر وہ طمانیت سے بولی، تم لوگ ان کی ذمہ داری نہیں تھے، ہر ایک کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ ان کی بیٹی بھی خالصتاً ان کا مسئلہ ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ میں بہت سلگ کر بولا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا صاف کہہ دوں کہ مرنا پسند ہے، مگر اس شخص سے رشتہ جوڑنا نہیں۔ تابی، تم انکار کرنے آئے ہو تو صاف کرو۔ وہ فوراً روحان سی ہونے لگی اور میں بے بس۔ پھر بھی میں سختی سے بولا، آپ جانتی ہیں میں اس شخص سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ جواب میں وہ بولی کچھ نہیں، رونے لگی، اور یہی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی پلیز، میں نے فوراً انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ اتنی فضول باتیں کرنے لگے ہو تم، میں نے تو کبھی یہ سب نہیں سکھایا، جانے کہاں سے سیکھ گئے ہو یہ کینہ پروری۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو میں تلخ ہونے لگا۔ جن رشتہ داروں کو آپ اپنی اولاد پر ترجیح دے رہی ہیں، انہوں نے ہی سکھایا ہے ہمیں یہ سب، جو ہمیں کبھی سہارا دینے نہیں آئے مگر خود پر پڑتے ہی بھاگتے چلے آئے۔ امی نے مجھے جھٹک دیا، تابی، آخری بار تجھے سمجھا رہی ہوں، میں بھائی صاحب پر احسان نہیں کر رہی، وہ میرے بھائی ہیں، اور خون کبھی خون سے جدا نہیں ہوتا۔ خدا نے تمہیں وسیلہ بنایا ہے تعلقات جوڑنے کا، تو ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولا جس سے میں بے حد چڑھتا تھا۔ اچھا نہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں گے اور میں چاہے برباد ہو جاؤں؟ میں زچ ہو گیا اور سب ادھر ادھر پھینک کر ان کے بستر پر گر پڑا۔ وہ تو میرے اندر اتری ہوئی تھیں، اب بھی حالت زار کیوں نہ جان پاتی۔ میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو اتنا غصہ کرے گا تو میں کبھی بھی بھائی صاحب کو حامی نہ بھرتی۔ وہ رونے لگی تو میں بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ امی پلیز، کیا کہہ رہا ہوں میں حد درجے بے بسی کا شکار ہونے لگا۔ ذہنی اور جذباتی سوچ اپنی جگہ، مگر امی سے محبت ہر شے پر حاوی تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی، تو پھر تو خوش کیوں نہیں لگتا؟ اب بھنگڑا تو میں ڈالنے سے رہا، میں نے بمشکل لہجے کو بشاش بنایا۔ یوں بھی میں سفر سے آیا تھا، نیند زوروں پر تھی۔ پہلے اس خیال سے نیند اڑی ہوئی تھی کہ مصیبت آن پڑی تھی، مگر اب جب معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر خود کو زیادہ تکلیف دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اور یوں بھی دکھتے دماغ کو سکون دینے اور کچھ سوچنے کے لیے نیند لینا بہت ضروری تھا۔ بھنگڑا نہ ڈالو مگر دوسروں کے ساتھ ہنسو بولو جیسی تمہاری عادت ہے، وہ پیار سے بولی تو میں اندر ہی اندر جل کے رہ گیا۔ ابھی میں آرام کروں گا، جب اٹھوں گا تب ہنس بول لوں گا، اور عادی لوگوں کو مت بتائیے گا میرے آنے کا، میں نے انہیں سونے سے پہلے تاکید کی۔
نیند کا میں بہت برا تھا، اسی لیے بے خبر ہونے میں مجھے دیر نہ لگی، مگر میری آمد کی خبر چھپی نہیں رہ سکی اور وہ چاروں آدم کے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، شاید مجھے جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ اٹھیے سرتاج، سن گوڈے گوڈے رائز ہو کیا ہے؟ ان کے کہکہوں نے نیند بھگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں بری طرح جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ میں دھاڑا، مگر دوسری طرف ڈٹائی کی انتہا تھی۔ یہ ریہرسل بعد میں نہیں ہو سکتی؟ فیصل شرارت سے بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کمینے، کھینچ کر اسے گلے سے لگایا۔ بات کیا ہے، شادی سے پہلے ہی ساری نیندیں پوری کر رہے ہو؟ عاطف معنی خیز انداز میں بولا تو میں اسے گھورنے لگا۔ میں ان سب کے تیور اچھی طرح سمجھ رہا تھا، وہ سب چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھے، ہمیشہ وہ سب میرے مذاق کی زد میں رہتے تھے اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ سب مجھے نہیں چھوڑنے والے، مگر میں انہیں حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے تیوریاں چڑھا کر پوچھا، کیوں؟ شادی سے پہلے سونا منع ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، مگر بعد میں ضرور ہو جاتا ہے، بہت خباثت سے جواب دیا گیا۔ میں تب اٹھا۔ تم لوگ بہت خبیث ہو، اٹھو یہاں سے، اگر امی نے تمہاری بکواس سن لی نا تو جوتے لگائیں گی۔ ان سب کو دھکیل دھکال کر میں نے وہاں سے نکالا اور اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ ان چاروں نے کھل کر دھما چوکڑی مچائی تھی، میں بس ان کی شرارتوں پر ہنستا رہا۔ فیصل دلہن بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور عادل اس کی رونمائی کرتے ہوئے مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے یہ ڈائلاگز یاد رکھنے چاہیے۔ ایسی بیوی کو تو فوراً سے پیشتر طلاق دینے کو جی چاہتا ہے، میں نے کہا تو کمرہ سب کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ مہندی کی تقریب بہت شاندار طریقے سے ہوئی۔ لڑکی والے آ چکے تھے، میں دوستوں کے جھرمٹ میں آ کر چوکی پر بیٹھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں آنے کو میں تیار نہیں تھا۔ یاروں نے بڑی جگتیں کسیں، ابھی سے وفا شعاری شروع کر دی۔ اوئے کیا کہنے بھئی، ابھی سے سب سے دور بھاگ رہا ہے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا پر اعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ مووی لائٹ میرے سراپے پر تھی۔ یار کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، میں نے عاطف سے سرگوشی کی تو وہ ہنسا۔ سنا ہے جو بھی اس چوکی پر بیٹھتا ہے خود کو کچھ الو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی بےہودگی پر میں اسے دل کھول کر گھور بھی نہیں پایا تھا کہ سب لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ میں سنجیدہ ہو گیا اور میرے یار مستعد۔ تیل مہندی کی رسم شروع ہو گئی، خصوصاً تیل تو میری چڑ تھا۔ آپ ہنستے نہیں ہیں کیا؟ کسی کو میری سنجیدگی نہیں بھائی تھی، بے تکلفی سے کہا گیا۔ بلا وجہ ہنسنے والے پاگل ہوتے ہیں، عاطف بٹ باری سے بولا تو اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ تبھی آدھے گھنٹے سے آپ مسلسل ہنس رہے ہیں۔ وہ کافی تیز لڑکی تھی، اس کی بات پر کہا پڑا۔ بلا وجہ نہیں ہنس رہا تھا، کچھ شکلیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ عاطف اس کے چہرے پر نظریں جما کر برجستگی سے بولا تو باقی سب ہواریوں نے دل کھول کر داد دی۔ تب انہوں نے اندر کی جلن اس طرح نکالی کہ خوب تیل میرے سر میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ دیکھیے آپ تیل لگائیے، تیل سے نہلائیے مت، فیصل نے میری کنپٹی سے بہتے تیل کو دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ چلیں اسی بہانے آپ کے دوست نہا لیں گے، دوسری بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ ایسے بہانوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہوگی، ہمارا یار تو شیر ہے شیر، عادل نے تفاخر سے کہا تو وہ چمک کر بولی۔ آپ کو ذرا دھیان سے بولنا چاہیے، شیر تو جانور ہوتا ہے۔ عادل باقی سب کی طرف دیکھ کر رہ گیا، یہ سب ان سے تیز تھیں، مجال کے چپ چاپ بات سن لیتی۔ ان کی درگت پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ ہماری دوست تو پری ہے، وہ بہت شرارت سے کہہ رہی تھی۔ فیصل میدان میں اترا۔ ہمارا دوست بھی کسی جن سے کم نہیں، بڑی فراخ دلی سے جملہ مکمل کر دیا گیا تھا۔ زوردار کہے پڑے۔ عاطف اور سعود نے فیصل کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ اس سے زیادہ عزت وہ تیرے بغیر بنا رہا ہے۔ اسی ہنسی مذاق میں رسم مکمل ہو گئی۔ میرے دوستوں کے بقول میرے ماموں اور ممانی تو اتنا خوبرو اور قابل داماد پا کر اترائے پھر رہے تھے، جبکہ میں تنا چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رسم ختم ہوتے ہی میں نے سعود کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یار تیری سالیاں تو بڑی ہی تیز ہیں۔ فیصل نے بیڈ پر گرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میں تھکا سا کرسی میں دھنس گیا۔ کل کا دن ہمارا ہے، ناک کی لکیریں نہ نکلوائیں تو پھر کہنا، سعود اکڑ کر بولا تو فیصل سہم گیا۔ اب ناک سے لکیریں بھی نکالنی پڑیں گی؟
हमें नहीं, उन सबको। घूर कर फैसल को देखा। क्यों, तुमसे लोन लेना है उन्होंने? आतिफ का लहजा इस्तेहज़ाया था। लोन ना सही, कल नेक तो मांगेंगी ना। उसकी आंखें शरारत से समझी। आदिल फुड़क कर सीधा हुआ। वाह, ये हुई ना अकल की बात, रुला करना छोड़ा तो कहना। ओए, ध्यान से। मैंने बेइख्तियार तंबीह की तो वो सब हंसने लगे। ये तो गया काम से। मैंने चिढ़कर आदिल के शाने पर मुक्का जड़ा तो वह हाय सरताज कहकर बेड पर गिर गया। मुझे उसकी एक्टिंग पर हंसी आ गई। ओह जानेमन, क्या बहुत जोर से लग गया? मैंने बड़े घबराए हुए अंदाज में कहते हुए उसी के जूतों से जराबें निकाल कर उसकी नाक पर रखी। वह भड़क उठा। ये सरीहन कत्ल की साजिश थी। आलाए कत्ल भी तेरा ही था। सऊद ने हंसते हुए उसकी जराबों की तरफ इशारा किया था। अच्छा, अब मैं सो लूं? मैंने उकता कर पूछा। हाँ, आज सो लो, अच्छा है तुम्हारे लिए, फैसल भरपूर शौकी से बोला तो मैंने झींप कर उसे तकिया दे मारा। अगले रोज़ बारात जाने को तैयार खड़ी थी। आदिल की बीवी भी चूंकि मौजूद थी इसलिए वो मुस्तकिल उससे बातों में मगन था, हमारी तरफ नज़र ही नहीं कर रहा था। ओए होए, इधर तो हुस्न उमड़ पड़ रहा है, तारी शौकी से कहता मेरे गले लग गया। वीआईपी हॉल में बारात का इस्तकबाल वाकई वीआईपी अंदाज में किया गया। लड़कियों ने ताक ताक कर चेहरों पर फूल मारकर इस्तकबाल किया। सबसे पहले निकाह का फ़र्ज़ पूरा किया गया। उसके बाद मुझे स्टेज पर लाकर बिठाया गया तो दूध पिलाई की रस्म शुरू हो गई। 50,000, 50,000। मैंने एक घूंट भरने के बाद ग्लास सऊद को थमा दिया। उसके मुंह से दूध छलका। अभी कुछ घंटे पहले तो ये बाहिसाब 4 रुपये पाव और 16 रुपये किलो था। अब अचानक कीमतें आसमानों तक पहुंच गई। तहय्युर में गिर कर कहा गया, यह ख़ास दूध था मोहतरम, इसे पीने की खातिर पापड़ बेलने पड़ते हैं। सब्ज़ लिबास वाली बहुत अदा से बोली तो फैसल ने उसे खासी पसंदीदगी से देखा। मगर हमारे यार ने तो कभी पापड़ नहीं बेले। सऊद ने ग्लास वापस पकड़ाया जो फैसल, आदिल और आतिफ के हाथों से होता आया था। चलो बात पे सही, वो बेपरवाही से बोली, फिर चुटकी बजाई। निकालिए 50,000। 5,000 काफ़ी हैं, फैसल ने संजीदगी से कहा, जैसे वो ले ही लेंगी। जी नहीं, 50,000। इस दूध में ऐसी क्या खास बात है कि इसके 50,000 दिए जाएं? अक्लमंदाना सवाल। इसमें वही बात है जिसके आप 5,000 दे रहे हैं। बरजस्ता जवाब और सबकी हंसी। चलें ये लें, क्या याद करेंगी? गहरी सांस लेकर फैसल ने जेब से लिफाफा निकाल कर थमाया। इतना हल्का? वो जांचती निगाहों से देख रही थी। खोल कर देखा तो 10 का नोट निकला। सब्ज़ लिबास वाली ने अपने ऊपर से वार कर फैसल को थमा दिया और तिनक कर बोली, ये किसी फ़कीर को सदका दे दीजिएगा। फैसल ने नोट जेब में रखते हुए मुझे इशारा किया। मैंने इत्मीनान से हाथ सऊद की तरफ बढ़ाया। उसने फ़ौरन चेक बुक और बॉल पॉइंट निकाल कर मुझे थमा दिए। मैंने रकम चेक पर घसीटी और फाड़ कर उनके हवाले कर दिया। इस तमाम मरहले से सब बड़ी मुतासिर हुई। ओए होए, 1 लाख का चेक! एकदम ही शोरो गुल मच गया था। ऐसे नेक काम हम करते ही रहते हैं। आतिफ मायनी खेजी से हंसा, तभी वो दोबारा पलटी, अंदाज जारहाना और तेवर ख़राब। ये क्या ताबिश भाई, चेक पर साइन तो आपने किए ही नहीं। तेवरों से हटकर आवाज़ सदमे से पुर थी। नेक कामों में ये अपना नाम हमेशा सरी राज में रखते हैं, नमूदो नुमाइश के काबिल नहीं ना। फैसल ने बहुत मासूमियत दिखाई तो वह कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में उसे घूरने लगी। सुभान अल्लाह, क्या आजिज़ी है। सुना है कि निकाह भी नेक काम है और इसमें भी साइन करने पड़ते हैं। अब अल्लाह खैर ही करे। बेहद तंज़िया लहजा और बरजस्ता अंदाज था। ज़ोरदार कहका पड़ा। फैसल सर खुजाने लगा। बेहद बहस व तकरार के बाद 10,000 पर बात ख़त्म हुई। लानत है तुम लोगों पर। मैंने घूर कर उन्हें देखा तो वो दुबक कर रह गए। आदिल की शादी पर मैंने ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी थीं कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया था, और वो सब ज़रा सी लड़कियों से सहमे हुए थे। दुल्हन को लाकर मेरे पहलू में बिठा दिया गया। मैं उसके इस्तकबाल में एहतरामन खड़ा तो हुआ कि ये रस्म दुनिया थी, मगर मैंने एक निगाह भी उसे नहीं देखा। ममानी जान की इतराहट और मामूद जान की अकड़ाहट मेरी टेंशन बढ़ा रही थी। आदिल ने मुस्तकिल मेरी शाने पर हाथ रखा हुआ था।
थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई न कोई फुलझड़ी छोड़कर मेरी जहनी कैफियत को एतदाल में रखने की कोशिश कर रहे थे। ये सब काम डाउन के इशारे थे। मामू जान ने मुझे कीमती घड़ी और अंगूठी पहनाई जो मैंने उसी वक्त फैसल के हवाले कर दी। तारी और अम्मी को भी उन्होंने यूं ही नवाजा। ये थोड़ी देर के बाद सब लड़कियां फिर स्टेज पर मौजूद थीं। सब लिबास वाली, जिसका नाम निशा था, अचानक झुकी, बड़े सुकून से बैठा था। उस वक्त गड़बड़ा गया जब मुझे अपनी दाईं टांग गिरफ्त में महसूस हुई। मैं आगे को झुका तो वो सब अलर्ट हो गए। क्या हुआ? एक और टैक्स। मैंने गहरी सांस ली। उन्होंने बाकायदा झुक कर देखा। मेरी टांग दुपट्टे से बांध दी थी। मैं यहाँ से भाग नहीं रहा। मैंने यकीन दिलाया, मगर उधर गहरी बेयकीनी थी। दोबारा से मुझे कंगाल किए बगैर उन्होंने मेरी टांग आज़ाद नहीं की। रुखसती का वक्त आने तक दोनों पार्टियों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि नुकसान सरासर मेरा ही हुआ है। मैं यानी ताबिश रिजवी आज अपने ही बेडरूम के बाहर खड़ा था। इस कमरे में मैं बिला रोक टोक, बिला झिझक दंदनाता फिरता था, मगर इस वक्त अजीब सी उलझन मुझे घेरे हुई थी। अंदर उस शख्स की बेटी मौजूद थी जिससे मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत की थी। जब कभी मेरी माँ बीमार हुई और खैराती अस्पतालों से दवाइयाँ खा खा कर जिंदा रही, तब ये नफरत और भी गहरी होती चली गई। मेरी माँ ने जिस तरह हम दोनों भाइयों को पाला, अपना पेट काट काट कर हमें आला तालीम दिलाई, वो कठिनाइयाँ, मुश्किलात और रत जगह मैं कभी नहीं भूल सकता था। और आज जब मैं बैंक में शानदार पोस्ट पर हूँ तो सब मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि मामू साहब मेरी सीरत और किरदार से या मेरी बहन की मोहब्बत से मजबूर नहीं हुए, बल्कि हमारे शानदार घर और गाड़ी ने उन्हें ये बंधन बांधने पर मजबूर किया था। खुद पर बहुत जब्त करते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने इस वक्त के लिए कोई लाया अमल नहीं सोचा था, बस खुद को ये बावर करा लिया कि मैं इस वक्त कमरे में बिल्कुल अकेला हूँ। उसके बाद मैंने फूलों से भरे बिस्तर पर बैठी दुल्हन को फरामोश कर दिया और अपने मखसूस लाव वाली स्टाइल में बिस्तर के किनारे पर बैठकर जूते उतारे और अंगड़ाई लेकर थक्कन ज़दा जिस्म को रिलैक्स किया। उसके बाद उठकर आईने में जाकर खुद का जायज़ा लिया तो रश्क आ गया। अपना नाइट सूट निकाल कर मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे दिलो दिमाग बेहद मुतमईन थे और मैं खुद को हक पर पा रहा था। मैं स्कॉर्पियन हूँ, बेहद रोमांटिक, अपने से मुतल्लिक चीज़ों के बारे में बहुत पॉजिटिव, मगर नफ़रत सिर्फ एक ही बंदे से करता था और वो था रियाजुर रहमान, मेरे मामू साहब। और ये लड़की उसी की बेटी थी। मैं कपड़े तब्दील करके बाहर निकला तो वो इसी पोजीशन में बैठी थी। मेरे होंठों पे इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। ब्रैकेट, ऐसे कभी हम थक हार कर बैठा करते थे कि कोई आए और यतीमों के सरों पे हाथ रखे। सुना है तुम्हारे माँ की बाप की जान है तुम में, यही जान ना निकाल दी तो कहना। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता मैं बिस्तर पर लेटा और गुलाब की पत्तियां मुट्ठियों में भरकर अपने चेहरे पर डाली तो खुशबू मशामे जान को मुअत्तर करने लगी। नींद से मेरी आंखें बोझल हुए जा रही थीं। हो सकता है कि मैं नींद के सफ़र पर निकल जाता। अचानक एक मधुर सा शोर उठा। वो झुल्ला कर बिस्तर से उतरी तो कंगन, चूड़ी, पायल, झुमके सब बज उठे थे। मेरे कमरे में ये एहतिजाज पहली बार हुआ था, इसीलिए मेरी आंखें फौरन खुल गईं। ये क्या तरीका है? उसके तलखी बड़े लहजे पर मैंने बाजू आंखों पर से हटाकर उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और एहतिजाज भरा देखकर मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। मुझे सब तरीके आते हैं, मगर मैं आजमाना नहीं चाहता। मेरी रसानियत भरे खुलेपन ने उसे सटपटा दिया, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। मैं भी उस पर नजरें टिकाए रहा। नई दुल्हन के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? वो यकीनन सदमे की गिरफ्त में थी। मेरी पहली दुल्हन है, इसीलिए मुझे इतनी मालूमात नहीं। मैं बहुत महजूज हो रहा था। सुलगते भड़कते दिल पर सुकून के छींटे पड़ रहे थे। अब गेंद मेरी कोर्ट में थी। आपकी मर्जी नहीं थी शादी में? वो अब की बार सरासीमा सी थी। मर्जी होती तो यहाँ कुछ और ही सिचुएशन होती। मेरे मायने के इस अंदाज पर उसे शर्माना याद ही नहीं रहा। वो मेरी बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदाज साफ जाहिर कर रहे थे कि यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मेरा जवाब यकीनन उसकी सुबकी का बाइस बना था।
اس میں میرا قصور کتنا ہے؟ وہ تیوریاں چڑھائے پوچھ رہی تھی۔ 100% سمجھ لو، کیونکہ تم ریاض الرحمان کی بیٹی ہو اور اس دنیا میں وہ واحد شخص ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ میرے لب و لہجے سے جھلکتی نفرت اسے سن کر گئی۔ اس کے حواس یقیناً جواب دے گئے تھے، مگر میں نے اس کی اڑتی رنگت کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی طرف سے رخ موڑا اور اطمینان سے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ نیند زوروں پر تھی اور میں دل میں اترنے والا سکون لے کر آرام سے سو گیا۔ صبح کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ میں جاگا تو نہیں، مگر غنودگی کے عالم میں میرے تخیل نے فرض کر لیا کہ آج میری مہندی ہے اور ڈھول بج رہے ہیں۔ جب یہ ڈھول پھٹنے کے قریب ہو گئے تب میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھولوں سے سجے بستر اور کمرے نے مجھے حقیقت کی دنیا میں لاپٹکا۔ میں نے کوفت بھری نظروں سے باتھ روم کے بند دروازے کو گھورا۔ اسی اثنا میں دستک پھر سے ہوئی۔ آ رہا ہوں، میں غصے سے چیخا۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے صبح سویرے آمد ہو گئی تھی۔ میں اٹھا اور لاک کھول دیا۔ باہر دلہن یعنی پرنیا کی کزنز تھیں۔ پری کدھر ہے؟ اس کی خالہ زاد شینا نے اچک کر اندر جھانکنے کی کوشش کی جو میں نے ناکام بنا دی۔ اب وہ میری قید پہ ہے۔ ہمیشہ سے سنتے آئے تھے کہ پری دیو کی قید پہ ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ نشا نے بہت شرارت سے کہا تو میں ان کی برجستگی کا قائل ہونے لگا۔ اب آگے سے ہٹ بھی جائیں، ہم پری کو لینے آئے ہیں۔ وہ روب جما رہی تھی۔ کم از کم آج کا دن تو آپ کا نہیں۔ تمام ٹیکس ادا کیے ہیں میں نے اسے چڑھایا۔ اس تیز لڑکی پر ہی فیصل کا دل آیا تھا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ملنے تو دینا اس سے۔ اس کی ماموں زاد روحی جھنجھلائی تھی۔ ابھی تو وہ باتھ روم میں ہے، آپ نیچے چلیں، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اتنا دروازہ کھولا کہ باتھ روم کا بند دروازہ انہیں نظر آ جائے۔ لاکھ بولٹ ہونے کے باوجود میں انہیں یوں سجے سجائے کمرے میں بٹھانے کا روادار نہیں تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی گھورتی پلٹ گئیں۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بد تہذیبی سے بچایا۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی دروازہ کھل گیا، وہ ناگواری سے مجھے دیکھتی باہر نکل آئی۔ جب میں باتھ روم سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ مجھے اس کے بالوں کی موٹائی اور لمبائی دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی۔ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں اس جھنجھٹ کو کوئی بھی پالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بالوں کی رنگت تانبے جیسی تھی، جیسے آگ سے بنے ہوں۔ میں نے تولیے سے رگڑ کر پہلے بالوں کو خشک کیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے ڈرائر تقریباً چھین کر باقی کسر پوری کی۔ وہ لب بھینچے مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ اگر تو شب و وصال کا کوئی حسین موقع آیا ہوتا تو وہ میری شوخی کا لطف لیتی، مگر یہاں تو فقط کاغذی شادی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آواز اور لہجہ کافی اچھا تھا مگر میں اگنور کر گیا۔ بعد میں آ کر یوں حق مت جتاؤ، میں نے خاصے جتانے والے انداز میں کہا اور اس کے ساکت و جامد وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے خود پر اچھی طرح پرفیوم انڈیل کر اکیلا ہی نیچے چلا آیا۔ وہ تینوں مجھے اکیلے آتے دیکھ کر ناراض ہونے لگیں۔ امی کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو بہت برا لگا ہے۔ میں ان سے نظریں چڑھا گیا۔ وہ تینوں ہمارا ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ آئی ایم سوری لیڈیز، مگر ادھر ذرا کمپلیکس تھا، اسی لیے مجھے تنہا آنا پڑا، میں شرارت سے کہتے ہوئے امی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کمپلیکس؟ وہ حیران ہوئی۔ بھئی دیکھو نا، مجھ جیسے ہینڈسم سمارٹ بندے کے ساتھ چلتے ہوئے خود بخود ہی۔ میں شوقی امیز اطراحٹ سے بولا تو انہوں نے شور مچا دیا۔ شاید پری کا حسن دیکھ کر آپ کی دماغی حالت کافی متاثر ہوئی ہے۔ نشا نے میرا مضحکہ اڑایا تو میں بھی ہنس دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روحی اور شیبا جا کر پرنیا کو لے آئیں۔ میں نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کامدار فیروزی چائنا سلک کے لباس میں ملبوس تھی، کھلے بال دوپٹے سے جھانک رہے تھے۔ امی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ابھی ناشتہ لگا ہی تھا کہ وہ چاروں بھی آ گئے، جن کے بغیر میں ادھورا تھا۔ تو یہ مزے ہو رہے ہیں، ہم ادھر شامیانے لگا رہے ہیں، ادھر تو دعوتیں اڑا رہا ہے۔ فیصل آتے ہی مجھ پر الٹ پڑا، پھر نشا کے ساتھ والی کرسی پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکا۔ کیا یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اس قدر مان سے پوچھا گیا کہ جواباً کوئی کافی ہی ہوتا جو انکار کر دیتا۔ باقی تینوں بہت زور سے کھانسے تو نشا گھبرا گئی۔ انہیں ٹی بی ہے،
फैसल ने इत्मीनान से हलवा पूरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वह सब हंस दी। सऊद ने उसे मुक्का जड़ दिया। आतिफ को बेपरवाह और कदरे बेनियाज सी शीना बहुत पसंद आई थी। वो बार बार कोई न कोई खाने की चीज उठाकर उसे पेश कर रहा था। मैं कई बार उसे घूर चुका था मगर वो गधा मुझे देखने पर राजी ही नहीं था। आंखें जैसे शीबा पर ही फिट होकर रह गई थी। तब उसे ये बताने के लिए ऐसी हरकतें करता वो बिल्कुल उल्लू का पट्टा लग रहा है। मैंने जोर से उसके पांव पर अपना पांव दे मारा। वो कराह कर सीधा हुआ, फिर मुझे घूरते हुए कदरे सरगोशी में दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हो गई है ना, इसीलिए अब ब्रैकेट जेलस। मैंने उसे चिढ़ाया तो उसने माई फुट कहकर नथने फुला लिए। मुझे उसकी भूली सूरत देखकर हंसी आने लगी। ओके निशा। मैंने दाएं साइड पर बैठी निशा के हाथ पर हाथ रखा तो उसके साथ बैठे फैसल को अचानक ही खांसी लग गई। फिलहाल तो हमें शाम के फंक्शन की तैयारी देखनी है, फिर मुलाकात होगी। मैंने फैसल की खांसी को नजरअंदाज करते हुए कहा तो अम्मी ने घूर कर देखा। हम आप दोनों के लिए नाश्ता लाए हैं और आप हैं कि चखने के भी रवादार नहीं। रूही ने मेरी क्लास लेनी चाहिए। एक्चुअली मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेता, सिर्फ चाय पीता हूँ, मैंने रसान से जवाब दिया। तो अब की बार निशा ने हमला किया। कभी कभार रूटीन तोड़ भी देनी चाहिए। बरसों पुरानी आदत है, छूटते ही नहीं छूटती। मैंने मायने केजी से कहा। अपनी बात पर मैं सामने बैठी परनिया की नजरें बेइख्तियार अपनी तरफ उठती महसूस कर चुका था। अम्मी की निगाहों की तपिश भी मुझे महसूस हो रही थी मगर मैं ससुराल से आया नाश्ता चखना भी नहीं चाहता था। मैं उनके पैसों की किसी चीज का भी रवादार नहीं था। मैंने उन चारों को उठने का कहा मगर वो मेरी तरफ बिल्कुल भी मतवज्जा नहीं हुए। नाश्ते और लड़कियों में बहरहाल मुझसे ज्यादा अट्रैक्शन थी। थोड़ी देर बैठो, इधर उधर देखो, हम बस उठ ही रहे हैं। फैसल ने मायने के इस अंदाज में मुझे मशवरा और तसल्ली एक साथ दिए तो मैं तिलमिला उठा। पुरतकल्लुफ नाश्ते की इश्तिहा अंगेज महक मेदे को बुरी तरह मुतासिर कर रही थी मगर मैं बमुश्किल खुद पर जबर किए हुए था और अम्मी मेरी हालत से बेखबर नहीं थी। मगर मैं मुसलसल उनके घूरने वाली नजरों को नजरअंदाज कर रहा था और फिर उन्होंने नाश्ता खत्म कर ही लिया। बाहर आके मैंने फैसल को धमूका जड़ दिया। खा तो ऐसे रहा था जैसे तेरे ससुराल से आया हो। मेरी जेलसी उमट आई तो वो ढिठाई से हंसा। अनकरीब वहां से भी आएगा। हमसाए में ही निशा का घर है। ये बड़ा कमीना है, तेरी साली पर नजर है इसकी। आतिफ ने मुझे भड़काने की कोशिश की तो वह दांत पीस कर बोला, और तूने तो जैसे उसके साले पर नजर रखी हुई है। आतिफ सहम कर मेरे पीछे चुप गया। गाड़ी में बैठने तक उनकी झड़प जारी थी। अब बस भी करो यार, सऊद ने उन्हें घूरा था। मैं फ्रंट सीट पर विराजमान था। आदिल ने ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी जबकि बाकी तीनों पीछे बैठे थे। और भाई तुम सुनाओ कैसी गुजरी। आदिल का अंदाज शौकी और शरारत से पुर था। फैसल और आतिफ भी अपनी लड़ाई भूल कर हमारी तरफ मतवज्जा हुए तो मैं भी पूरी तरह उन्हें सताने के मूड में आ गया। कुछ मत पूछो यार, क्या हो गया मेरे साथ। मैंने आंखें मूंद कर सर बैग से लगाकर झूमते हुए कहा तो उनका तजस्सुस हदों को छूने लगा। क्या हो गया। फैसल और सऊद उचक कर आधे मुझ पर आ गिरे। साथ ही गाड़ी लहराई। आतिफ गलती से आदिल के कंधे पर चढ़ गया था। ओए कबीसो, मुझे बेसाख्ता हंसी ने आ लिया। तुम कुछ बता रहे थे। फैसल बेताब हुआ। मेरी हालत से तुम्हें पता नहीं चलता। मैंने बमुश्किल हंसी रोक कर आह भरी तो वो तीनों पिछली सीट से उठ के आतिफ ने बकायदा मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया। चंद लम्हों तक अच्छी तरह से जायजा लिया गया। यार वाकई इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। थप्पड़ों के निशान बहुत वाजिया हैं, एक आंख पर नील भी पड़ा हुआ है। ये गहरा तज्जिया मोहतरम फैसल मसूद का था। मैंने झटके से मुंह फेर लिया। तुम लोग बहुत कमीने हो। मेरे फतवा सादिर करने पर वो यूं हंसे जैसे मैंने जाने उनकी किन पोशीदा खूबियों पर रोशनी डाल दी हो। मैरिज हॉल में तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। वापसी पर शाम की तकरीब तक हमारा फैसल के घर बैठने का प्रोग्राम था मगर हजार वादे करने पर कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा अम्मी ने मुझे जाने की इजाजत नहीं दी। वो चारों भी मुझे हरी झंडी दिखाकर गायब हो गए। मैं मुंह बनाकर अम्मी के बिस्तर पर गिरा पड़ा।
क्या तकलीफ है तुम्हें? कल जब भाई साहब तुम्हारे पास बैठे थे तो तुम्हारी शक्ल पे बेजारी थी, और तुमने सुबह नाश्ता ना करके क्या साबित किया है? अम्मी तो उलट ही पड़ी। मैं बड़े सुकून से उनकी बातें सुन रहा था। ये सब सामने की बातें थी, और यूं भी मैंने उस शख्स से नफरत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आप जानती हैं कि उस शख्स से मुझे नफरत है। मैंने उन्हें याद दिलाया। ये बात मैं बचपन से ही वक्तन फवक्तन उन्हें बताया करता था। जब कभी हम पर मुश्किल वक्त आता, मैं ये जुमला जरूर दोहराता था, दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपनी इस्लाह करो। वो चिढ़कर बोली, मगर मुझ पर ऐसी शर्म दिलाओ बातों का कोई असर नहीं था। मैं उठ खड़ा हुआ। आपके कहने से मैं इस नफरत से बरतरफ नहीं हो जाऊंगा। मुझे उस शख्स से नफरत है और रहेगी। जो तलखियां मेरे अंदर भर चुकी हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ आपकी जबान और इज्जत की खातिर मैं इस शादी पर रजामंद हुआ हूं, वरना उस शख्स के दर पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। बकवास मत करो ताबिश। वो गुस्से से कपकपा रही थी। मैं एहतियातन उनसे दूर होकर खड़ा था, क्योंकि कभी कभार वो मुझे एक आध झापड़ भी रसीद कर दिया करती थी। तुमने मेरे भाई पर कोई एहसान नहीं किया। लाखों में एक है मेरी भतीजी। जाने तुम जैसे नालायक में उन्हें क्या नजर आ गया। शुक्र करो कि बरसों से टूटे रिश्ते जुड़ गए हैं। उनके यूं वाशगाफ अल्फाज में परनिया से मोहब्बत का इजहार करने पर मैं तो सुलग ही उठा। बरसों से हम नहीं, वो तोड़े बैठे थे रिश्ते। और इतनी ही भांजे से मोहब्बत थी तो ये मोहब्बत तब क्यों ना जागी जब हम यतीम हो गए थे, जब 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने को। कभी आकर हमसे पूछा कि जिंदा है या मर गए? उन्होंने तो दोस्त दस्ते शफकत तक नहीं फेरा था हमारे सरों पर। माँ, हम तो उनकी झूठी मोहब्बत ही से बहल जाते। ना देते वो मालो दौलत हमें, ना पूछते कि हमारे पेट में कुछ है या नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार वो हमारे सरों पर हाथ ही रख देते, रूखा प्यार ही दे देते, तो आज आकर आप मुझे उनके लिए जान देने के लिए भी अगर कहती तो मैं कमी ना करता। मगर अब, मैंने सुलगते भड़कते लहजे में कहते हुए लब भींच कर नफी में सर हिलाया। मेरी आंखें जलने लगी थी। अम्मी रोने लगी। ना बेटा, इतना गुस्सा और नफरत अच्छी नहीं। अब तो खुद उन्होंने बेटी दी है इस घर में। हाँ, भूल जाएं कि आपकी मोहब्बत में उन्होंने बेटी दी है। ये सब मेरी जॉब और इस शानदार घर का कमाल है, मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, और फिर गोया उन्हें बावर कराया। आपने शायद उनकी बेगम की इत्तराई हुई शक्ल और अकड़ी हुई गर्दन नहीं देखी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो बेटी देने के बाद गर्दन भी तुम्हारे कदमों में झुका देते? खुदा का खौफ करो ताबी। वो बिगड़ने लगी। मैंने और बेखौफी दिखाना चाही तो उन्होंने मुझे झाड़ दिया। और ये जो तुम हर 2 मिनट के बाद उठकर चल देते हो, ये खत्म करो। अपनी बीवी को भी टाइम दो। शाम को फिर फंक्शन है, थोड़ा आराम करो जाकर। मैं बिल्कुल भी आराम के मूड में नहीं हूं। मैंने मुंह फुलाकर खुद की जाहिर करनी चाहिए, मगर वो कतई मुतासिर नहीं हूं। मैं परनिया से तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं ताबी। वो मुझे वार्निंग दे रही थी और मेरी सोचें तखरीब काराना हो रही थी। ब्रैकेट कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि मैं उसका गला ही दबा दूंगा, ना रहेगा बांस। मैंने सर झटक कर कदरे बेजारी का इजहार किया तो वो शुरू हो गई। तुम बहुत ढीठ होते जा रहे हो, ये सब मेरा कसूर है। मैंने ही लाड प्यार से तुम्हें सर चढ़ा लिया है, मगर वो भी मुझे इतनी ही अजीज है। ये याद रखो कि अगर तुमने उससे कोई ज्यादती की तो मैं उसकी हमायत करूंगी, ना कि तुम्हारी। उनकी बात ने तो मेरे तन बदन जलाकर खाकस्तर कर दिया। आप सिर्फ मेरी अम्मी हैं, मैंने मचल कर कहा तो वो बेनियाजी से बोली, मैं उसकी भी मां हूं। तो फिर सीने से लगाकर रखिएगा अपनी बेटी को। मैं तिल मिलाकर उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में जाना सीधे, वो सख्ती से बोली तो मैं पैर पटकता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रास्ते में तारी टकराया। उसकी हंसी ने मुझे और मुश्तिल कर दिया। मैंने उसके शाने पर घूंसा रसीद किया तो वो मुंह बसोरने लगा। मैंने जोर से दरवाजा खोला और उससे भी ज्यादा जोर से बंद किया ताकि उसे अच्छी तरह मेरे गुस्से का पता चल सके। वो बिस्तर पर लेटी थी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं बिगड़े हुए मूड में उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ है। अगर तुमने उनसे ज़्यादा ताल्लुकात बनाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कड़े लहजे में उसे धमकी दी। वो अभी पलकें झपकती मेरी बात समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मैं उसे घूरते हुए बिस्तर पर आड़ा तिरछा गिर सा गया।
वो मुझसे बहुत करीब थी। घबरा कर उठ खड़ी हुई। और सुनो, अब तुम इस घर में आ ही गई हो तो मेरे एहसान की बदौलत मेरे तमाम काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं। अगर मैंने अम्मी को कोई भी काम करते देख लिया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने सख्ती से कहते हुए उसे घूरा। वो कदरे सहमी हुई थी। हो सकता है कि वो भी अपनी कज़न्स की तरह बोल्ट हो, मगर मेरी सख्त तबीयत और गैर मुतवक्का हालात उसे सुध बुध बुलाए हुए थे, और मैं भी चाह रहा था कि शुरू में ही उसे खूब रोब में रखूं ताकि मामू साहब से खूब अच्छी तरह बदला लिया जा सके। उन्हें भी पता चले कि मजबूरी किस चिड़िया का नाम है और इसकी खातिर इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। अब पता नहीं मेरा ये अमल दुरुस्त था या नहीं, मगर मेरे दिलो दिमाग उस पर पूरी तरह मुत्तफिक थे। इस वक्त मैं अम्मी से होने वाली बहस का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था। तुमने सुन लिया मैंने क्या कहा है? मैंने खुरदरे लहजे में पूछा। हालांकि जितने जोश से मैं बोल रहा था, उम्मीद वासिक थी कि वो मैके में बैठी भी सुन लेती। उसने आहिस्तगी से अस्पात में सर हिला दिया। तब मैंने गहरी सांस लेकर आंखें मूंदी और इत्मीनान से बोला, तो फिर मेरे जूते उतार दो ज़रा। ये अंदाज था उसे उसकी औकात बताने का। मैंने आंखों की झरी में से देखा। वह बहुत बेयकीनी से मुझे देख रही थी। सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने आंखें खोलकर तल्खी से कहा तो वो आगे बढ़ी और झुककर मेरे जूते उतारने लगी। कभी उसका दुपट्टा शानों से ढलकने लगता, कभी उसके खुले बाल रुकावट बनने लगते। बमुश्किल उसने मेरे जूते उतारे। मैं दोनों हाथ सर के नीचे बांधे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। उसकी आंखें मतूरम थीं और मैं उनमें तैरती नमी देख चुका था, मगर मुझ पर ज़रा पर भी असर नहीं हुआ। वलीमे की तकरीब बखैर आफियत गुजरी। रात को मामू साहब बेटी और दामाद को साथ ले जाने पर बज़िद हुए तो मैंने साफ इनकार कर दिया। परनिया ने मुल्तजियाना अंदाज में मुझे देखा। जवाबन मैंने उसे घूर के देखा। सब लोग जा चुके थे। अम्मी ने मुझे घूरा। अम्मी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने कहना चाहा, मगर अम्मी ने मेरी बात काट दी। वहाँ जाकर भी तो आराम ही करना है, वो कतई अंदाज में बोली। साथ ही मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो मारे बांधे मुझे मामू साहब की शानदार सी गाड़ी में उनकी लाडली के साथ बैठना पड़ा। इंतहाई दीदा ज़ेब कामदार फॉन कलर के लहंगे और भारी जेवरात में उसकी छब निराली थी, मगर मैं उसे देखने का रवादार नहीं था। हमारा नहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिश्तेदार थे कि उमड़ पड़ रहे थे। मैं अंदर से सख्त तपा हुआ था, मगर बज़ाहिर सबके साथ हंस पड़ रहा था। शीबा, रूही और निशा अब भी नाक में दम किए दे रही थी। आधी रात को मेहमानों के जाने पर यह हंगामा थमा। मामू साहब को मेरा इतना उतरा हुआ चेहरा और बिगड़े बिगड़े अंदाज किसी गड़बड़ का एहसास दिला रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि बेटा भी माही के जैसा मिल बैठने का शौकीन होगा, मगर अब वो यकीनन चौंके होंगे और चुकन्ने भी हो गए होंगे। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मेरे अंदाज़ो अतवार पर वो चुप से हो गए। मोमानी साहिबा मुझे और परनिया को कमरे तक छोड़ गईं। किस कदर चिपकू हैं तुम्हारे वालिदैन? कमरे में पहुँचते ही उसका दिल जलाना अपना फ़र्ज समझा। वो तड़प उठी। आप ज़रा सोच समझ कर बात किया करें। ओह शट अप! मैं हाथ हिलाकर बेपरवाही से कहता बिस्तर पर दराज हो गया। वो तासुब से मुझे देखने के बाद दुपट्टे पर लगी सेफ्टी पिन्स उतारने लगी। मैंने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये यकीनन परनिया का कमरा था, क्योंकि दीवारों पर उसकी बड़े साइज़ में तस्वीरें आवेज़ा थीं। तभी वो मेरी तरफ मुड़ी। आपके कपड़े भी वार्डरोब में मौजूद हैं, चेंज कर लें। बचपन से आज तक उनका मुझ पर कोई एहसान नहीं, अब ये मेहरबानियाँ भी कबूल नहीं करूँगा। मेरे कहने की और लहजे की तलखी पर वो घबरा गई। फिर जल्द ही खुद को संभाल कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। आप बेहद धोखेबाज इंसान हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की खातिर मुझसे शादी की है। उसकी भूरी आंखों में दुख और तासुफ था। ज़हीन हो? मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में उसे सराहा तो वो तल्खी से बोली, ज़हीन होती तो आपसे कम से कम शादी ना करती। अब तो कर ली ना, लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? मैंने महसूस होते हुए कहा तो वह झटके से पलट कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैं इस तरह भी अंदाज में पाँव हिलाता यूं ही कमरे की मुनफरिद डेकोरेशन पर गौर करने लगा। वह कपड़े तब्दील करने के बाद बाहर निकली और आईने के सामने बैठकर मेकअप साफ करने लगी। जब वो बिस्तर पर आने लगी तो मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मेरे जूते भी उतार दो।
मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ, वो तल्खी से बोली। मैंने उसे ऐसे कौन से हकूक दे दिए थे जो वो ये सब बर्दाश्त करती। बहरहाल उसकी बहादुरी पर मेरी आंखें पूरी खुल गई। मैंने सराहा, गुड चेंज, मगर बीवी तो हो ना, ये काम बीवियाँ ही करती हैं। मैं आपकी बीवी भी नहीं, सिर्फ कागजी रिश्ता है हमारा। वो चटक कर बोली तो मैंने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो बिस्तर पर आन गिरी। उसके संभलने से पहले ही मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। मेरी जबरी जसारत ने उसे शुश्तर कर दिया। वो बमुश्किल मुझे झटक कर उठी। अब क्या ख्याल है, अब तो उतार सकती हो ना? मैंने फातिहाना अंदाज में पूछा तो वो फौरन पलट कर बाथरूम में घुस गई। सुबह मैंने नाश्ते से पहले ही वापसी का शोर मचा दिया। मामू ममानी बौखलाए हुए थे, अलबत्ता वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बेटा क्या प्रॉब्लम है, बताओ तो सही, मामू साहब ने बेहद प्यार से पूछा। तो मैं सोचे बगैर ना रह सका कि अगर इस कदर प्यार से बचपन ही में पूछ लिया होता तो आज ये सवाल पूछने की नौबत ना आती। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको बताना ज़रूरी नहीं। मैंने बेहद रूखेपन का मुजाहरा किया तो लहजा भर को वो चुप रह गए। मगर बेटा अभी मिलने जुलने वाले आ जाएंगे और फिर नाश्ता हमारे घर में भी बनता है और मैं नहीं चाहता कि रात की तरह मैं सुबह भी भूखा रहूं। मेरे सफ़ा चट अंदाज पर वो तहय्युर में घिरे परनिया को देखने लगे जो इस तरह भी अंदाज में हाथ मसलती लब कुचल रही थी। कुछ तो पता चले आखिर बात क्या है। ममानी साहिबा रूहान सी होने लगी। जहां आप लोगों ने इतने साल बेखबरी में गुजार दिए हैं, ये मौका भी गुजर जाने दें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे तंजो इस्तेहज़ा से भरपूर लहजे ने मामू साहब को भी छिलका दिया। तो फिर तुम जाओ, परनिया नाश्ता करके जाएगी। ओके, अगर आप इसे यहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे पुरसकून अंदाज पर वो बेचैन हो गई। मेरे लबो लहजे से वाकिफ जो हो चुकी थी, फौरन बोल उठी, नहीं पापा, मैं फिर आ जाऊंगी, अभी जाने दें। उन सब के एहतजाज के बावजूद मैं उसे सिंपल से नाइट सूट में घर ले आया। इतना ज़रूर किया कि उनकी गाड़ी ड्राइवर समेत कबूल कर ली। ताबी खैर तो है ना? अम्मी हैरान और परेशान थी। अब नाश्ते के वक्त हम दुल्हे दुल्हाए मुँह लिए घर में मौजूद थे तो उनका यह सवाल बिल्कुल जायज़ था। बिल्कुल खैर है, मैं इत्मीनान से कहते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अम्मी ने परेशानी से परनिया को देखा जो बमुश्किल खुद पर काबू पा रही थी, मगर उनके कुछ पूछने से पहले ही वो तेज़ी से ऊपर चली गई। मैं तारी के साथ नाश्ते में शामिल हो गया। ताबी, मैं क्या पूछ रही हूँ? अम्मी बहुत गुस्से में थी। जी पूछिए अम्मी जान, मैंने बेहद फर्माबरदारी से कहते हुए तारी के हाथ पर थप्पड़ रसीद किया जो अपना चाय का कप मेरे आगे से उठाने वाला था। वो तासुब से मुझे देखकर रह गया। तुम लोग लड़के आए हो? उन्हें वहम सा हुआ। मेरी शक्ल क्या जेरे पहलवान से मिलने लगी है? मैं हंसा तो तारी ने भी मेरा साथ दिया, मगर अम्मी के गुस्से का वही आलम था। फजूल बातें मत करो, क्यों आए हो वहाँ से नाश्ते के बगैर? आपके हाथ के नाश्ते की ऐसी आदत पड़ी है कि बस इसीलिए वहाँ नाश्ता नहीं किया। मैंने बात बनाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि असल बात क्या है। वो दांत पीस कर बोली तो मैं झुंझुला गया। तो फिर पूछती क्यों है? परी को किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम? वो बिगड़ने लगी। आप उससे चाहे पूछ लीजिएगा, मैंने उसे कहा था कि वो रहे वहीं। वो खुद ही मेरे साथ चल पड़ी, और जब बेटी ही को बाप के घर के नाश्ते से कोई रुकवत नहीं तो फिर मैं तो दामाद हूँ। मैंने बहुत होशियारी से अपनी सफाई पेश की तो अब की बार उन्होंने मज़ीद बहस करने की बजाय मेरे आगे से नाश्ते की चीज़ें हटा ली। ये क्या कर रही हैं आप? मैं बिलबिला उठा। रात का खाना भी नहीं खाया मैंने। कमीने हो तुम, ना शुक्रे हो, और अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया करूँगी। अपने लिए चाहे अब तुम जहाँ से भी बंदोबस्त करो। वो उस समय बहुत बेदर्द बन गई। तारी ने मेरी बेबस शक्ल देखकर कहकहा लगाया था, तब मेरी अना जाग उठी। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, नहीं खाऊंगा आपके हाथ का अब खाना और नाश्ता। मैंने अपनी तरफ से उन्हें जज्बाती करने की कोशिश की थी, मगर अनसुनी कर थी वो किचन में चली गई। ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, मैं दिल मिलाया। चुड़ैल नहीं, परी। उसने हंसकर तसीह की तो मैंने उसे घूरा। चमचे, तुम आराम से रहो। कुछ देर खामोशी छाई रही। तारी नाश्ते में मगन था। मेरे अंदर फिर खुदबुद मची। सिर्फ उसकी वजह से मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। मैंने मचल कर तारी की हमदर्दी हासिल करनी चाहिए, मगर वो मुझसे ज़्यादा नाश्ते में इंटरेस्टेड था। मैंने खजालत दूर करने के लिए उसे एक झापड़ रसीद किया। तुम बहुत खबीस हो, मेरी हमदर्दी ही में कुछ बक दो। हमदर्दी में आपको बकवास चाहिए? वो भी मेरा ही भाई था, इत्मीनान से पूछ कर दिल जला रहा था। तुम वही कर दो, वही गनीमत है। मैं जल कर बोला तो वो हंसने लगा।
तुमने देखा, अम्मी मेरे साथ वो सलूक कर रही हैं जो उन्हें अपनी बहू से करना चाहिए। अम्मी नई मिसाल कायम करेंगी। मेरी शिकायती अंदाज पर वो मुंह फाड़ कर हंसा। ठीक है, यूं है तो यूं ही सही। मैं अम्मी को सुनाने के लिए जोर से बोलते हुए खड़ा हो गया। अब मैं भी सिर्फ अपनी मर्जी चलाऊंगा, मुझे कोई ना रोके, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि जोश जज्बात में मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो गई थी, क्योंकि अम्मी फ़ौरन किचन से निकल आई थी। मैं खज्जल सा हो गया। जो जी में आए करो, इसके लिए अखबार में इश्तिहार देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो गर्मा गर्म पराठा तारी के आगे रखते हुए लाताल्लुकी से बोली। जाहिर है वो तो मिल बैठी थी। अब मेरा चाहे जो भी बनता, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था। मैं जलता कलसता पैर पटकता सीढ़ियाँ तय करके कमरे में आ गया। गुस्से के आलम में भूख और भी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। वो बिस्तर पर औंधी लेटी थी। मुझे पहली नज़र ही में पता चल गया था कि वो रो रही है। मेरे दिल को यह गोना सुकून सा मिला, मगर भूख में अफाका फिर भी नहीं हुआ। तुम किस बात का शोक बना रही हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा तो वो फ़ौरन सीधी हो बैठी। जो सलूक आप मेरे साथ, मेरे वालिदैन के साथ कर रहे हैं, उसी का शोक बना रही हूँ। बेबसी उसकी रुंधी हुई आवाज़ से साफ जाहिर थी। वेरी गुड, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। मैं बेहद सुकून से बोला तो वो मुतासिफ अंदाज में मुझे देखने लगी। आप एक ही बार क्यों नहीं बता देते कि आप क्या चाहते हैं? वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में पूछ रही थी। मेरे होंठों पर बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। मैंने पहली बार बगौर उसे देखा तो वो डिस्टर्ब होने लगी। पहले उसने पलकें उठाकर मुझे देखा, फिर पलकें झुका ली। उसके बाद बालों की लट को बिला वजह कान के पीछे अड़सा, फिर उंगलियां चटखाने लगी। तुम बेफिक्र रहो, तुमसे मैं कुछ नहीं चाहता, समझी? कुछ भी नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पल भर में उसके वजूद की नफ़ी कर दी तो वह सारा हिजाब भूले यकटुक मुझे देखे गई। उसके चेहरे पे दुख और बेयकीनी थी। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। तब मैं कुछ अजीब सा महसूस करते हुए सर झटक कर पलटा और बाथरूम में घुस गया। अभी मुझे बाजार से नाश्ता भी लाना था। उसने मेरे साथ नाश्ता नहीं किया। हो सकता है कि अम्मी ने उसे अपने हाथ से करा दिया हो, क्योंकि जब मैं नाश्ते का सामान लेकर आया था तो वो उन्हीं के साथ बैठी थी। मगर रात को मैंने उस पर अच्छी तरह वाज़िया कर दिया कि आइंदा से मेरा हर काम उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो नाश्ता बनाना हो या कपड़े इस्त्री करना। और वो मेरे अहकामात खामोशी से सुनती रही। मगर उसके लिए इन अहकामात को बजा लाना किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाज़ा मुझे हफ्ते भर ही में हो गया। वो लड़की जिसने होश संभालते ही घर में नौकरों की फौज देखी हो, वो मेरे जूते कैसे पॉलिश कर सकती थी, मेरे कपड़े कैसे इस्त्री कर सकती थी, नाश्ता बनाना तो दूर की बात थी। चंद दिनों में ही मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी अबतर हो गई। अलमारी खोलता तो हर कपड़ा फरते जज्बात से गले आन लगता। हर चीज़ ढूंढने पर मिल जाती, मगर नहीं मिलती तो वो चीज़ जिसकी ज़रूरत होती। मुझे बैंक से अच्छी खासी देर हो गई और उसकी वजह वो इंग्लिश मूवी थी जो मैं रात देर तक देखता रहा। मैं फ़ौरन शावर लेने के लिए वॉशरूम में गया तो साथ ही बाहर भी पलट आया। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो बस मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। वो गड़बड़ाई तो मैं उसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखता बाथरूम में घुस गया। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा देता। मारे बांधे उसने मेरा सूट प्रेस किया था। पैंट का हशर देखकर तो मेरा खून खौलने लगा। मैं बाथरूम ही से दहाड़ा था। कितनी बार तुम्हें कहा है कि शलवार की तरह इसे प्रेस नहीं करते, जाहिल औरत। बमुश्किल मेरी तैयारी अमल में आई। मैं बाहर निकला तो वो अलमारी में सर घुसाए खड़ी थी और कदमों के पास कपड़ों का ढेर लगाती जा रही थी। मैं दांत पीसता बिस्तर पर बैठकर जल्दी जल्दी जुराबे पहनने लगा। मेरी नज़र मुस्तकिल वॉल क्लॉक पर थी। ठीक 15 या 20 मिनट के बाद मेरी बेहद इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और मैं अभी तैयारी ही में अटका हुआ था। जुराबे पहनने के बाद मैं बूट उठाने के लिए झुका तो झुका ही रह गया। नीचे काले बूट पड़े मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि इस सूट के साथ ब्राउन शूज़ होने चाहिए? मैं तैश के आलम में गोया हुआ तो उसने जल्दी से ब्राउन शूज़ निकाल कर मेरे सामने ला रखे जो धूल से अटे हुए थे। ओह गॉड! मैंने दांत पर दांत जमा कर गुस्सा जब्त किया और फिर उसी का दुपट्टा पकड़ के जूते साफ करके पहनने लगा। अब रुमाल और टाई दे दो या वो भी, मैंने उसे सर पर खड़ा देखकर गुस्से से कहा तो वो अलमारी की तरफ भागी। मैंने बालों को उल्टा सीधा संवारा और ब्रीफ केस चेक करता जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरी जानिब लपकी। ये आपकी टाई? मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश, मैं बेहद तल्खी से कहता टाई पकड़कर तेज़ी से बाहर निकल आया।
सीढ़ियों के आखिर पर अम्मी से मुलाकात हुई तो मैं नाराज़गी से उन्हें खुदा हाफिज़ कहता तेज़ कदमों से चलता हुआ पोर्च में आ गया। बैंक पहुंचने तक, मीटिंग के दौरान और ऑफ होने तक मेरा दिमाग बराबर उबलता रहा था। इतनी बुरी हालत में ऑफिस आने का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो इस कदर जाहिल लड़की थी कि रात को कभी मेरी चीज़ें तैयार करके नहीं रखती थी। वापसी पर शाम को मैं आहिस्तेगी से गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी ज़िंदगी के इस अलमिए पर संजीदगी से गौर कर रहा था। हफ्ता भर से मैं बाहर से नाश्ता और खाना खा रहा था, जबकि वो बड़े धड़ल्ले से अम्मी और तारी के साथ खाती थी। अगर सोचा जाता तो सिर्फ मेरा ही नुकसान हो रहा था, बाकी तो हर कोई मौज में था जिसकी वजह से मैं ये सब भुगत रहा था। वो तमानियत से ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी कनपट्टियाँ सुलगने लगी। मैं सीधा घर नहीं गया, बस इधर उधर गाड़ी घुमाता कुछ सोचता समझता रहा, और जब एक बाकायदा लायहा अमल तय कर लिया तब गाड़ी का रुख मैंने होटल की तरफ कर दिया। मैं घर पहुंचा तो जाते ही अम्मी से टकराव हो गया। ये टाइम है तुम्हारे आने का, कहाँ थे? मैं ज़रा ठिठका। इस सवाल का जवाब सिर्फ यही दूंगा कि ये सब आपकी ज़िद का नतीजा है, मैं बेएतनाई से कहता तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगने लगा। अम्मी के तासुरात देखने की मैंने जहमत नहीं की। जो तमाम फसादात की जड़ थी वो बहुत रिलैक्स मूड में मैगजीन देख रही थी। मैंने जाते ही ब्रीफ के सोफे पर फेंका और टाई की नॉट ढीली करता खुद भी साथ ही गिर पड़ा। उसने सिर्फ एक नज़र मुझे देखा था, उसके बाद वो फिर अपनी दिलचस्पी की तरफ मतवज्जा हो गई। मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे देर हुई थी ऑफिस से, मैंने गुस्से से कहा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। उसकी मासूमियत मुझे चिढ़ाने लगी। सबको पता चल गया है कि मेरी बीवी एक फूहड़ और बदसलीका औरत है, जिसे ये भी नहीं पता कि एक बीवी की हैसियत से उसके क्या फ़राइज़ हैं। मेरे तंदो तेज लहजे ने उसके इत्मीनान पर कोई ख़ास असर नहीं डाला। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तमाम लोगों को पता चल गया है कि मेरे शौहर को भी ये नहीं पता कि एक शौहर की हैसियत से उसके क्या फ़राइज़ हैं। उसका रस्तान भरा लहजा मुझे लहजा भर को शुश्तर कर गया था। फिर मैं भड़क कर उठा। तुम्हारे से मुतल्लिक कोई भी हक मुझ पर फ़र्ज नहीं है। तुम महज मेरा इंतकाम और मेरी माँ की ज़िद हो, जिसे मैंने मजबूरन निभाया। इससे आगे का कभी तसव्वुर भी मत करना। हाँ, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो नहीं। जब मैंने बात शुरू की तो सख्त तैश बड़े लहजे में बोला, मगर उसके चेहरे पर खनकती जर्दी और खौफज़दा तासुरात देखकर खुद ब खुद मेरा अंदाज़ इस्तेहज़ाया हो गया। मैं तुम्हें मांगने तुम्हारे दर पर नहीं गया था, जो अब तुम्हारे हकूक़ व फ़राइज़ निभाता जाऊंगा। तुम अनचाही हो, समझ आई? अनचाही। मैं लफ्ज़ों के तीर उसकी रूह में उतारते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाया था। उसकी क्या हालत हो रही थी मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिली तस्कीन से गर्ज थी। रियाजुर रहमान की नाज़ों पली बेटी को मैंने अपने कदमों की धूल बना दिया था। किस्मत के सितारे गर्दिश में थे। एक वो वक्त था जब कभी हमारे घर में फाका होता तो मैं चुपके चुपके खुदा से दुआ मांगा करता था कि वो हमारे मामू साहब के दिल में रहम डालते, और वो और कुछ नहीं तो उस एक वक्त के लिए ही हमें खाने को कुछ दे दें। वो सब बातें अब जब मैं सोचता तो मेरे दिलो दिमाग सुलग उठते। मुझे मालूम था कि मैं सारी उम्र उनकी जालिमाना बेइल्तफाती को नहीं बुला सकता। अब ये सोग बनाना छोड़ो और उठकर मेरे सुबह के लिए कपड़े प्रेस करो। मेरे रुमाल, जराबें और टाइयाँ एक जगह पर रखो। मेरे तमाम शूज़ पॉलिश करके रखो, वरना इसके बाद जो होगा उसकी ज़िम्मेदार फ़कत तुम होगी। नाउ स्टैंड अप। मैं बहुत सर्द लहजे में उसे अहकाम सुना रहा था, समझा रहा था। उसके उठने से पहले ही मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोचकर उसकी तरफ पलटा। और आइंदा मेरे इस्त्रीशुदा कपड़े मेरी वापसी से पहले बाथरूम में मौजूद होने चाहिए। अगर अम्मी मेरे ऊपर उसे फौकियत ना देती तो शायद मैं इतनी संगदिली से काम ना लेता, मगर अब तो मेरी अना और मेरा गुस्सा औद कर आ गया था, शायद अपने स्कॉर्पियन होने की वजह से। मैं कपड़े तब्दील करके निकला तो वो मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी। मैं तमानियत महसूस करता बिस्तर पर आ गया और मैगज़ीन का मुतालिया करने लगा। तभी उसकी दबी दबी सिसकियों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कपड़े इस्त्री करने के साथ साथ रोने का शुक्ल भी जारी रखे हुए हैं। जब मैं मुतालिया कर रहा हूँ तो मुझे मुकम्मल खामोशी चाहिए होती है, इसलिए अगर तुमने रोना ही है तो बगैर आवाज़ के रो। मैंने संग दिली की इंतहा कर दी। एकदम से उसकी सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई तो मैं इत्मीनान से मैगज़ीन की तरफ मतवज्जा हो गया। मेरे कपड़े इस्त्री करने के बाद वो अलमारी में सर घुसेड़ कर मेरी दूसरी चीज़ें ढूंढने लगी।
आखिर में जब वो मेरे जूते पॉलिश कर रही थी तो मैंने एक उचटती निगाह उस पर डाली। रात के 9 बजे बेसुध हो जाने वाली रात के 12 बजे तक नींद में झूम रही थी। कल क्या दिन है? मैंने एकदम जोर से पूछा तो वो तकरीबन उछल पड़ी। फिर नींद से गुलाबी होती आंखों से मुझे देखा। तुम्ही से पूछ रहा हूँ कल क्या दिन है? मैं चिढ़ गया। संडे, वो थके हुए अंदाज में बोली। तब मैंने इत्मीनान से उसे एक और चरका लगाया। सुबह मेरे लिए तुम नाश्ता बनाओगी? जी। अब की बार उसकी पूरी आंखें खुल गईं। जी, मैंने भी तंजन कहा तो वह मेरे जूते रैक में रखने के बाद हाथ धोकर मेरी तरफ आई। आपने मुझे जो भी कहा, मुझे जैसा आता था मैंने कर दिया, मगर आई स्वेयर मुझे नाश्ता बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके सादा सच्चे अंदाज पर मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा। पता है पर्निया रियाजुर रहमान, हर इंसान आदी किसी भी चीज़ का नहीं होता, हालात उसे आदी बना देते हैं। तुम भी अपना लोगी हर आदत। मैंने तंजिया लहजे में कहा तो वो बेबसी से बोली, प्लीज़ ताबिश, मैं आपकी बीवी हूँ। वो मुकाम ना सही, वो इज्जत तो दें जो एक बीवी को दी जाती है। उसकी आवाज़ में नमी उतर आई तो मैं बेइख्तियार हंस दिया। फिर बहुत महसूस होते हुए बोला, तो गोया तुम मुझे भी वैसे ही फांसना चाहती हो जैसे तुम्हारे बाप ने मेरी भोली माँ को शीशे में उतारा। मैं आपकी बीवी हूँ कोई? वो लब भींच गई। मेरे होंठों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट फैली थी। मुझे समझ नहीं आती कि रात के इस पहर तुम मुझे ये एहसास दिलाकर चाहती क्या हो। वो बच्ची नहीं थी और ना ही मैं ढकी छुपी बात कर रहा था। वो कुव्वते गोयाई से महरूम तासुफ से मुझे देखती रह गई। मैं बेपरवाही से मैगजीन साइड टेबल पर डालकर लेट गया। लाइट ऑफ कर दो। सुबह मैं उठा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली। छुट्टी के रोज़ भी मैं बाकी दिनों की तरह ही मुकर्रर वक्त पर उठता था, मगर आज 1 घंटा लेट हो गया था। मैं फ्रेश होकर नीचे आया तो वो अम्मी और तारी के साथ नाश्ता कर रही थी। मैंने कुर्सी संभालते ही बगैर किसी को मुखातिब किए नाश्ता तलब किया तो अम्मी उठने लगी। मैं आपसे नहीं कह रहा, आप मुझे खाने नाश्ते से आकर चुकी हैं। मैंने बेहद खुफगी से उन्हें मना कर दिया। वो झुंझुलाई, तो क्या नाश्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा? मैं अब अपने घर बार वाला हूँ, जिसकी जिम्मेदारी है वही नाश्ता बनाएगी। मैंने एक निगाह गलत उस पर डाली जो खामोशी से कप के किनारों पर उंगली फेर रही थी। पागल हो गए हो? चंद दिनों की दुल्हन से काम कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अम्मी मुझे घूरने लगी, मगर मेरा इत्मीनान काबिल दीद था। चंद दिनों की दुल्हन है, बच्ची तो नहीं, और वैसे भी अब इसे ही मेरे काम करने चाहिए। फजूल बातें मत करो, मैं बनाकर लाती हूँ नाश्ता। वो मेरी बातों को दरखुर एतना जान कर उठी तो मैंने तुरप का पत्ता इस्तेमाल किया। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं जाती कि मैं उसके हाथ का नाश्ता करना चाह रहा हूँ? जब वक्त आएगा कर लेना, अभी तो मैं कभी पसंद नहीं करूँगी कि पर्निया किचन में जाए। वो कतई अंदाज में बोली तो मैं उठकर उनकी राह में हाइल हो गया। ये इस घर में मेरे लिए आई है तो काम भी मेरे करेगी। मैंने हरदर्मी से कहा। मुझे इल्म था कि ज़रा सी नरमी दिखाई तो वो मिल बैठेंगी। रिलैक्स भाई, क्या प्रॉब्लम है? तारी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा तो मैंने बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया। तुमने नाश्ता कर लिया ना? अब सुधारो जिधर सुधारना है। मेरे दिल की जलन ज़बान तक आ गई तो वो हंसने लगा। देखो ताबी, इसे अभी इन कामों का नहीं पता, मैं खुद। अम्मी ने अब प्यार के हथियार से काम लेना चाहा, मगर मैंने उन्हें बात मुकम्मल नहीं करने दी। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, नाश्ता पर्निया ही बनाएगी, वरना मैं घर से कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे अटल लहजे पर अम्मी सर पकड़ कर बैठ गईं और पर्निया की तो शक्ल 9 बजे ही 12 बजाने लगी थी। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में देखकर वो मरते क्या न करते के मुताबिक किचन की तरफ बढ़ी थी। बहुत बुरा कर रहे हो ताबिश, तुम्हें तो खुद इस्लाह की ज़रूरत है। अम्मी मुझसे खफा होकर चली गई तो मैं सुकून से बैठ गया। तब तारी फिर से अपनी कुर्सी पर पराजमान हो गया। मैंने तीखी नज़रों से उसे देखा और मेरा लहजा भी मेरी नज़रों से मुख्तलिफ नहीं था। क्या है, अब जा क्यों नहीं रहे? भाई मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा शानदार नाश्ता है जिसकी खातिर आज बड़े भाई ने अम्मी का नाश्ता छोड़ दिया। वो खफीफ सी शौकी से बोला तो मैं चीख गया। माइंड इट, मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद ही मना किया था। लेकिन इसमें भाभी का क्या कसूर है? वो अब कदरे संजीदगी से पूछ रहा था। सारा कसूर उसी का है, ना वो होती और ना ही अम्मी को मिल बैठने की तरकीब सुझाई देती। मैं कुछ इस कदर सुलग कर बोला कि तारी बेइख्तियार कह कहाँ लगा बैठा। तकरीबन आधे घंटे के इंतज़ार के बाद वो किचन से बरामद हुई। उसने ट्रे मेरे सामने ला कर रखी तो मैं
میں نے محسوس کیا کہ اس کا انداز بھی ہچکچاہٹ امیز تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پلیٹ میں پڑی اپنی حالت پہ نوحہ کنا عجیب الخلقت سی شے کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا تو اس نے حسب عادت انگلیاں چٹکائیں۔ ایک نظر طاری کو دیکھا تو وہ ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہوا جا رہا تھا۔ یہ انڈا ہے، مجھ سے زیادہ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ یہ انڈا تھا، میں نے تصحیح کی، پھر الجھ کر پوچھا، مگر اب یہ کیا ہے؟ یہ فرائی کیا ہے میں نے، مجرمانہ انداز میں بتایا تو مجھے بے حد صدمہ پہنچا۔ اتنا سیاہ اور جلا ہوا؟ میں نے خود توڑی کیا ہے؟ طاری کی ہنسی نے اسے روحانسا کر دیا۔ مرغیوں کا ذوق اتنا خراب نہیں ہوتا۔ میں نے غصے سے پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ میں نے کپڑے میں لپٹے پراٹھے کو منظر عام پر لانے کا قصد کیا ہی تھا کہ طاری نے مجھ سے زیادہ تیزی دکھائی اور اس نے آٹے سے جو بھی چیز بنائی گئی تھی اسے پراٹھے کے علاوہ ہر نام دیا جا سکتا تھا۔ ویسی شکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیومیٹری میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ طاری کا کہا اور میرا غصہ دونوں ہی بے ساختہ تھے۔ اب مجھے جیسا آتا ہے ویسا ہی بناؤں گی نا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ساون اترنے لگا۔ میرے بگڑتے موڈ کا اندازہ ہوتے ہی طاری وہاں سے فرار ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہ انگلی اور انگوٹھے کو جوڑ کر ونڈرفل کا اشارہ کر کے مجھے مزید تپا گیا۔ اب اپنے باپ کے گھر کے عیش بھول جاؤ، یہاں تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، یہ نخرے میں نہیں دیکھنے والا۔ ایک تو بھوک لگی تھی، اوپر سے غصہ آ رہا تھا، یعنی جلتی پہ تیل کا سا کام ہوا تھا۔ اتنی جلدی تو نہیں آ جائے گا نا یہ سب، وہ قدرے ضد ہو کر بولی تو میں دل میں لا اٹھا۔ چائے ہی بنا دو پھر، وہی پی مر لوں میں۔ اس نے بے حد خاموشی اور اطمینان سے چائے کپ میں ڈال کر میرے آگے رکھ دی۔ چپڑاسی نے مودبانہ انداز میں وزٹنگ کارڈ لا کر میرے سامنے رکھا تو سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد مجھے ایک بار پھر دھیان سے دیکھنا پڑا۔ بھیجو انہیں اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد چائے اور ساتھ میں کچھ لے آنا۔ میں نے چپڑاسی کو فارغ کیا اور خود فائل بند کر کے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریاض الرحمان میرے مقابل موجود تھے۔ میں ان کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلام بھی انہوں نے ہی کیا، میں نے فقط سلام کا جواب دیا تھا۔ تشریف رکھیے۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی کاروباری شخصیت مجھ سے ملنے آ گئی ہو۔ بیٹھتے ہی انہوں نے تمہید باندھی، دراصل میں کئی روز سے آنا چاہ رہا تھا، مگر مصروفیت اتنی تھی کہ بس۔ میں نے ان کی بات کے جواب میں مخصوص میزبانہ جملے کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ دراصل میں خدیجہ کے سامنے تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ وضاحتاً بولے تو میں چیئر پر جھولتے ہوئے گویا ہوا، ایسی کون سی بات ہے جو امی کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ دراصل بیٹا بات یہ ہے کہ پری میری اکلوتی بیٹی ہے۔ انہوں نے بہت نرمی سے بات شروع کی، بلکہ بہت منتوں اور مرادوں سے ہمیں ملی ہے، کیونکہ وہ شادی کے 8 سال بعد ہماری دنیا میں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت محبت ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ میں نے شانے اچکائے، لیکن پری کی اور بات ہے، میں اسے دکھ یا پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بھی اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا ریاض صاحب۔ میں نے یکلخت آگے جھکتے ہوئے ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر بازو رکھتے ہوئے رسان سے کہا، جب خدا نے ہمارے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ ہٹایا تب ہم پر بہت برا وقت آن پڑا تھا۔ ہم بھوک سے بے حال بلکتے تو ہماری ماں بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ میری بات اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھی کہ وہ زرد رنگت اور پسینے سے چمکتی پیشانی لیے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ تبھی چپڑاسی چائے اور دیگر لوازمات کا سامان لے آیا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ انہوں نے چائے کے کپ ہم دونوں کے آگے رکھے تو میں نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بہت سکون سے بات شروع کی۔ آدمی سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں تابش بیٹا، اور پھر معاف کر دینے ہی میں عظمت ہوتی ہے۔ وہ میری اور میں ان کی ڈھکی چھپی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ریاض صاحب کہہ کر ہی ان پر اپنی بیگانگی واضح کر دی تھی۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، مگر کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بھگتان انسان کو دنیا ہی میں بھگت کر جانا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ آپ چائے لیں، ہمارے ہاں کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اچانک ٹریک بدلا تھا۔ وہ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ تابش، تمہیں پڑھنے کا خیال کرنا چاہیے، وہ بہت نازوں میں پلی ہے، اور تمہارا رویہ
وہ بے بسی سے گویا ہوئے تو میں درمیان میں ہی ان کی بات کاٹ گیا۔ وہ میری بیوی ہے اور یہ میرا پرسنل معاملہ ہے کہ میں اسے کیا حیثیت دیتا ہوں، کیا دینی چاہیے اور کیا نہیں۔ ویسے ریاض صاحب، ایک دولت مند شخص کی امداد کی زیادہ ضرورت کسی ہوتی ہے؟ اس کے کاروبار کو یا اس کے یتیم غریب روتے بلکتے بھانجوں کو؟ میرے لہجے میں خفیف سی کاٹ اتر آئی تھی اور وہ سر جھکائے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں ان کی بے بسی اور بے چارگی سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ اس نے ریاض الرحمان جیسے انڈسٹریلسٹ کو یوں میرے سامنے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر میں تم سے معافی مانگ لوں اپنی غلطیوں کی تو، انہوں نے اچانک ہی بے حد تھکے ہوئے انداز میں کہا، تو مجھے اس سنگ دل شخص کے یکدم ڈھہ جانے پر حیرت سی ہوئی، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب وقت گزر چکا ہے ریاض صاحب، پلوں کے نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی جانے کتنا پانی گزر چکا ہے۔ معافی تلافی کی گنجائش تو باقی ہی نہیں رہی۔ نہ تو میں آپ کی نوازشات بھول سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے احسانات۔ میری ماں کو بچھڑے رشتے یاد آتے ہوں گے، مجھے نہیں۔ اور آپ کی بیٹی سے شادی کا احسان صرف میں نے اپنی ماں کی محبت میں کیا ہے، اس سے زیادہ کی آپ مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ میں حد درجے سرد سپاٹ انداز میں کہتا ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں تابش۔ تم لوگ یقیناً ہر طرح سے میری ذمہ داری تھے، مگر بیٹا میں خدیجہ سے معافی مانگ چکا ہوں اور اس کی سب سے بڑی ضمانت میری بیٹی ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی سچائی اور مخلصی ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور انہیں یوں بے بسی اور بے چارگی کے حصار میں دیکھنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بسکٹوں کی پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے رکھی۔ یہ لیجئے، مہمان چاہے کوئی بھی ہو، اچھی میزبانی ہمارا وصف ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ کچھ بولے بغیر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میرے مسکراتے لب سکڑ گئے اور میں نے پرسوچ نگاہیں ان کی چائے کے کپ پر جما دیں جسے انہوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ رات کا کھانا میں نے خاموشی سے کھا لیا کیونکہ پرنیا کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ کھانے کے دوران میں منتظر رہا کہ شاید امی اپنے بھائی صاحب کے کسی فون وغیرہ کا ذکر کریں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج تمہارے والد صاحب آئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کھاتا کھول لیا تو بستر جھاڑتی وہ ٹھٹکی۔ میں نے بہت خاطر تواضع کی ان کی، مگر وہ چائے تک پیے بغیر چلے گئے۔ میں بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ کیا کرنے آئے تھے وہ؟ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے میں بے چینی سی تھی۔ تمہاری سفارش کرنے آئے تھے، میں طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ حیرت اور بے چینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیسی سفارش؟ یہی کہ میں تم پر ظلم و ستم نہ کروں، تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں، تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں وغیرہ وغیرہ۔ میرے لب و لہجے سے جھلکتا طنز اس سے مخفی نہیں رہ سکا۔ آپ نے ان سے، میرا مطلب ہے کہ آپ نے ان سے کیسے بیہیو کیا؟ وہ یکلخت ہی اس طرح میں گر گئی تھی۔ جیسے سلوک کے وہ حقدار تھے ویسا ہی سلوک کیا ہے، میں نے بہت اطمینان سے کہا۔ تو وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ دیکھیں، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی شادی کر دی گئی ہے، تو اس میں سارا قصور میرا ہے۔ آپ مجھ سے جو سلوک چاہیں کریں، مگر پلیز پاپا سے کچھ مت کہیے گا۔ اس کے روندے ہوئے لہجے میں التجا تھی۔ میرے اندر ٹھنڈک اترنے لگی۔ تو گویا اب تم بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے خامخواہ ہی تیوریاں چڑھا لی تو وہ گھبرا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تمہارا یہی مطلب ہے؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں، تمہارے باپ کے احسان تلے دبا رہوں کہ اس نے مجھے اپنی فرزندی میں لے لیا ہے؟ میں تلخی سے بولا تو میرے اونچے لہجے سے وہ گھبرا کر رو دی۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا، ورنہ تم بہت شوق سے اپنی راہ الگ کر سکتی ہو۔ میں بے حد صفاقی سے بولا تو وہ رونا بھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ تابش، اس کے انداز میں دکھ اور تعصب تھا، مگر مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ میرا بس یہی جی چاہتا تھا کہ میں ریاض الرحمان کو زیادہ سے زیادہ دکھ دوں تاکہ اسے ہماری مجبوریوں کا احساس ہو اور وہ پچھتائے۔ ولیمے کے بعد وہ ایک ہی دفعہ امی کے ساتھ میکے گئی تھی۔ اس کے بعد میں ہزار امی کے کہنے پر بھی اسے لے کر نہیں گیا۔ ہر دفعہ میں نے بہانوں میں بات ٹال دی، مگر اب امی کا غصہ اس قدر تجاوز کر چکا تھا کہ مجبوراً مجھے یہ ناگوار ذمہ داری سر انجام دینی ہی پڑی۔ بہت شوق ہے تمہیں ماں باپ کے گھر جانے کا، وہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ میں نے سارا غصہ تلخی کی صورت اس پر انڈیلا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں نے تل ملا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ زندگی جہنم بن گئی ہے میری۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔
बुलंद स्याह गेट के आगे मैंने गाड़ी रोकी तो वो इस्तेजाब से मुझे देखने लगी। हॉर्न बजाए ना। कोई ज़रूरत नहीं, तुम उतरो और अंदर चली जाओ। मैं रूडली बोला। मेरे अंदर जाने का कोई भी इरादा नहीं था। ताबिश, मैं आपके साथ भागकर नहीं गई थी, हमारा निकाह हुआ था। उसके अंदाज में तल्खी थी। मैंने उसे घूरा। और मैं भी तुम्हें अपनी मर्जी और पसंद से लेकर नहीं गया था। आप अंदर मेरे साथ चलेंगे तो ठीक है, वरना फिर वापस चले चलते हैं। वो बहुत सब से मेरी तरफ देखते हुए बोली तो मैं कुछ देर उसकी बुरी आंखों में देखता रह गया। फिर पता नहीं किस झोंक में मैंने हॉर्न पर हाथ रख दिया। अंदर हमारा बहुत पुरजोश इस्तकबाल हुआ। निशा भी आई हुई थी, इसीलिए मुझे मजबूरन होंठों को मुस्कुराहट से सजाए रखना पड़ रहा था। मामू साहब कदरे खामोश थे। परनिया माँ की बजाय बाप के पास बहुत लाड से उनके कंधे से सर टिकाए बैठी थी, जबकि मैं निशा की तनकीद की जद में था। आप तो वाकई लेकर भागे हुए लगते हैं। सुना था कि बेटी की शादी के बाद दामाद की शक्ल में बेटा मिल जाता है, मगर आप तो हमारी बेटी को भी छीन के ले गए हैं। बहुत तन से कह रही थी। मैं खफीफ सा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परनिया से पूछ लो मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। मैंने उसके सामने अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। वो तो जाहिर है आपकी ही हमायत करेगी। बीवी जो हुई आपकी, वो चमक कर बोली तो मुझे हंसी आ गई। ये तो तय है कि मैं जितनी भी वजाहतें करूँगा तुम उनको मज़ीद उलझाती जाओगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम खुद से ही मेरे ना आने की वजह सोच लो। मैंने कदरे बेबसी से कहा तो चंद लम्हे मेरी बात पर गौर करने के बाद वो हंसी। ये हुई ना बात। ससुराल में आकर हमेशा यूं ही बात करनी चाहिए। इस वक्त अगर निशा वहाँ मौजूद ना होती तो मैं पहले की तरह वहाँ का दाना पानी हराम समझकर उठ आता, मगर उसकी मौजूदगी में जब परनिया ने चाय बनाकर कप मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने खामोशी से थाम लिया। वैसे आपके उस दोस्त का क्या हाल है? वो कदरे सरगोशी में यकीनन फैसल ही से मुतल्लिक पूछ रही थी। उसकी बोल्डनेस को दिल ही दिल में सराहते हुए मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? मेरे यूं अनजान पन्ने पर वो कदर चिढ़ गई। वही जो सबसे बेवकूफ़ था, उसकी तो शादी हो गई है। मैंने बेसाख्ता कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रही। वो बरजस्ता बोली तो मुझे हंसी आ गई। आप ये केक लीजिए ना। परनिया मेरी तरफ मतवज्जा हुई तो हमारा सिलसिला तकल्लुम टूट गया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने बहुत शाइस्तगी से इनकार किया। खबरदार, जो आपने इन फजूल से तकल्लुफात में पढ़ने की कोशिश की तो। निशा ने मस्नूई खुबकी से मुझे घूरा तो मैं मुस्कुरा दिया। चलो तुम कहती हो तो फिर ले लेता हूँ, वरना कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात पर वो अपने मखसूस कहा मार कर हंस दी। फिर परनिया से मुखातिब हुई, ज़रा संभाल कर रखो इन्हें, ये तो बहुत तेज़ जा रहे हैं। वो चाय के घूंट भरती बस नरमी से मुस्कुराती। अमेजिंग, निशा ने शाने झटकते हुए कहा। खाला, कितना बदल गई है परी। अब तो पहले की तरह चटाक पटाक बोलती भी नहीं। बस शादी के बाद सभी ऐसी हो जाती हैं। मोमानी साहिबा ने बेटी को प्यार से साथ लगाया था। मुझे इस मसनूई से माहौल से बहुत उलझन हो रही थी। वो तीनों खुश नहीं थे, मगर जाहिर कर रहे थे। मोमानी साहिबा मेरी जॉब से मुतल्लिक पूछने लगी। बीच बीच में मामू साहब भी एक आध बात कर लेते। इतनी तवज्जो से मेरा दिल घबराने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो लोग जैसे नहीं वैसे खुद को क्यों जाहिर कर रहे हैं। दोपहर के खाने से पहले मैं उठ खड़ा हुआ। खबरदार, जो आपने जाने का नाम भी लिया तो। निशा ने मुझे घूरते हुए परनिया का हाथ थाम लिया। एक तो इतने दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं, ऊपर से चंद घड़ी बैठने के भी रवादार नहीं। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। सुबह से हम लोग इधर ही बैठे हैं। मैं मुस्कुराया। और इंशाल्लाह कल सुबह तक इधर ही बैठे रहेंगे। वो आराम से बोली तो मैंने कदरे हैरानगी से उसे देखा। यानी कि आज आप यहीं रहेंगे? वो धौंस पड़े अंदाज में बोली तो मैं गहरी सांस लेकर रह गया। बाज़ औक़ात आपके चाहने वाले बहुत मुखलिसी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, मगर वो बेचारे ये नहीं जान पाते कि इसके नतीजे में आपको कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, मैंने कदरे तोकब से कहा और एक उचटती निगाह परनिया पर भी डाली। मैं फिर आ जाऊंगी, पास ही तो घर है। उसने भी मेरी नज़रों का मतलब समझते हुए कहा। तौबा परी, कितना बदल गई हो तुम। निशा हैरान हो उठी। लगता ही नहीं कि तुम वही परनिया रियाज हो जो हमारे बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वो कदरे खफा थी। ताबिश, अगर तुम मुनासिब समझो तो यहीं रुके रहो, वरना परनिया को रुकने दो, इतने दिनों के बाद आई है। मोमानी साहिबा बड़े शीरीं अंदाज में कह रही थी, मगर उनके चेहरे का तनाव मेरी नज़रों से छुपा नहीं रह सका। भाई, बात यह है कि मेरा अब परनिया के बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो उसने बस बिगड़ा हुआ बच्चा बना दिया है। मेरा हर काम अपने हाथों से करती है। क्यों परनिया?
मैंने बहुत बशाशत से कहते हुए आखिर में उससे गवाही दिलवाई तो वह सर झुकाकर धीमे लहजे में बोली, जी वाकई इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर वो माँ से बहुत दिली, प्रॉमिस मामा, मैं 1-2 दिन में फिर आ जाऊंगी तो ज़रूर रहूंगी। अभी तो बस हम यूं ही मिलने चले आए थे, रहने का तो प्रोग्राम ही नहीं था। उसके बाद उसी ने सारा मामला संभाला, मगर इतना ज़रूर हुआ कि दोपहर का खाना हमें वहीं खाना पड़ा। खाने के दौरान मैं सिर्फ निशा से गपशप लगाता रहा था। मेरे राइट साइड पर वो विराजमान थी। उसकी शोखी और बर्जस्तगी वाकई फैसल के जोड़ की थी। मैंने कई बार उसे फैसल की बेकरारी से मुतल्लिक बताया तो वो बहुत शौकी से मेरी बात उड़ा गई। इस दौरान मामू साहब ममानी जान की परेशान नज़रें खुद पर महसूस करके मैं अंदर ही अंदर खुश होता रहा था। वो यकीनन निशा से मेरी इतनी बेतकल्लुफ़ी का तयन करने में मसरूफ़ थे। तुम अपने वालिदैन को समझा नहीं सकती थी, खामखा इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मेन रोड पर गाड़ी लाते ही मैं उससे उलझने लगा। वो सिर्फ मेरे वालिदैन नहीं, आपके भी कुछ लगते हैं। वो पता नहीं कितना जब्त कर रही थी, कदरे गुस्से से बोली तो मैंने फ़ौरन उसकी नफ़ी कर दी। वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं। इस शादी से पहले उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं रखा था, इसीलिए मुझसे उनका रिश्ता फ़कत तुम्हारे तवस्सुत बनता है। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। उसकी आवाज़ भर आ गई तो मैं मुस्कुरा दिया। तो गोया अब मुझे तुम्हारे मुरतब किए हुए असूल ज़वाबित के मुताबिक चलना पड़ेगा। हम इतने दिनों के बाद आए थे, एक रात ठहर जाते तो क्या का बात थी। उसे यकीनन मेरी संग दिली का दुख था। मैं उस घर में ठहरना पसंद नहीं करता। मैंने तनफ़ुर से कहा तो वो मज़ीद कुछ बोले बगैर खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसे गेट के बाहर ही उतार कर मैं फैसल के घर चला गया, जहां आज सबके जमा होने की तवक्को थी। अम्मी तारी के साथ 4 दिन के लिए खारियां चली गईं तो मुझे खूब उस पर रौब जमाने का मौका मिल गया। मैंने मौका गनीमत जानकर अपने दोस्तों की दावत भी कर डाली और खाने का सारा इंतज़ाम, जी हाँ सारा इंतज़ाम, परनिया रियाजुर रहमान के हाथों में था। हम पांचों कार्ड खेलने में मगन थे। फैसल हमारे मजाक की जद में था। जब से उसे पता चला था कि निशा भी उसके तरफ माइल है, उसने मेरे कान खा लिए थे, जबकि मैं टाल मटोल किए जा रहा था। खुद कराली इसीलिए यूं माश के आटे की तरह ऐंठे जा रहे हो। वो मुझसे नाराज हुआ तो सारे कार्ड नीचे फेंक दिए। तू भी करवा ले, जो इनाम हमने ले लिया है ना, तू भी ले लेना। उसकी इस हरकत पर आदिल तिलमिला उठा तो वो जज्बाती होने लगा। तूने तो कभी मेरे भले की सोची ही नहीं। यार मेरा भी दिल करता है मेरी खूबसूरत सी बीवी हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, आखिर मैं भी इंसान हूँ। ओए नहीं ओए, तुझे किसने बताया? सऊद ने बहुत सदमे से कहते हुए कदरे बेयकीनी से पूछा तो वह हैरत से पूछने लगा, क्या किसने बताया? यही कि तू इंसान है। सऊद के साथ हमने भी कहकहा लगाया तो वो खिसिया गया। बकवास बंद करो और मेरा कुछ करो यार। आदिल कल ही इसका बीमा करा दे। मैंने आदिल को याद दहानी कराई तो वह फैसल की शक्ल देखकर मेरे हाथ पर हाथ मारकर हंस दिया। खाना लग गया है, आ जाएं। अभी शायद और हंसी मजाक करते, मगर परनिया की आवाज़ ने सबको मैस्मराइज कर दिया। उसके बाद लाउंज में गोया भौचाल आ गया। सबसे पहले सोफ़ा फलांग कर मैं और आतिफ डाइनिंग टेबल तक पहुंचे। आदिल और सऊद बेफिक्री से फ्लोर कुशन पर नीम दराज फैसल की टांगों से उलझे, मगर बखैर आफियत वो भी टेबल तक पहुंच ही गए। बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं भाभी, क्या क्या पकाया है आपने? आतिफ ने कुर्सी घसीटते हुए बहुत नदीदेपन से पूछा तो वो बिल्कुल वेटरों वाले स्टाइल में फरफर बोली, बिरयानी, कौरमा, मछली और स्वीट डिश में फिरनी है। वाह, मेन्यू तो ज़बरदस्त है। सऊद ने चटखारा भरा तो मैंने हॉल कर परनिया की शक्ल देखी, जाने क्या क्या बना डाला है। हालांकि उसकी शक्ल से घबराहट या परेशानी आया नहीं थी, मगर मुझे मालूम था कि बुरे से बुरा खाना बनाकर भी वह यूं ही चेहरे पर बशाशत तारी किए रहती थी, क्योंकि उसे कभी शक ही नहीं होता था कि उसकी बनाई हुई चीज़ गलत बनी है। मैं ज़रा चाय के लिए पानी रख दूं, आप शुरू करें। वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुराती हुई हमें फ्री हैंड देकर किचन की तरफ बढ़ी तो सबके हाथ प्लेटों की तरफ बढ़े। सऊद ने एक डोंगे का ढक्कन उठाया, फिर बगौर देखकर खुशी से बोला, शोरबे वाला सालन भी है, सरप्राइज। उनकी खुशी अपनी जगह, मगर मुझे मालूम था कि हकीकत क्या है। जब से मैंने उससे खाना और नाश्ता बनाने को कहा था, तब से मैं उसके तजर्बों की जद में था। तभी सऊद ने डोंगे में चम्मच हिलाया तो फैसल बेहद हैरत से बोला, माय गुडनेस, मछली शोरबे में? ओए जल्दी से एक कांटा लाओ पकड़ने के लिए। आदिल की हंसी बेसाख्ता थी। आतिफ ने होठों पर उंगली रखकर
ان की तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। मछली हमेशा पानी में ही अच्छी लगती है। हो सकता है कि परनिया उसे मरने के बाद भी तकलीफ ना देना चाहती हो। शुक्र है कि ज्यादा रहमदिली नहीं औंध कर आई, वरना जार समेत ही जिंदा ही सामने रख देती। फैसल ने बेइख्तियार कहा और फिर हंस दिया। ये क्या है? आतिफ ने बदकिस्मती से डिश का ढक्कन उठा दिया था, तभी परनिया चली आई। अरे आप लोग अभी तक यूं ही बैठे हैं, खाना खाएं ना। भाभी, मछली तो बहुत खूबसूरती से पेश की है आपने, वैसे ये क्या है? फैसल ने बड़े तरीके से पूछा तो उसने कदरे खज्जल होकर उंगलियां चटकाई। वो दरअसल ये मैंने पहली दफ़ा बिरयानी बनाई है। वाह, बिरयानी! सबकी मदकूक आवाज़ों ने उसे सहमा दिया तो वो खिसकने लगी। मैं चाय लेकर आई। ये बिरयानी कम और बुरे की नानी ज़्यादा लगती है। इसे संभाल के रखो और बसंत पर पतंगे जोड़ने हैं इससे। उसकी बनाई हुई रोटियों को देखकर वो पागलों की तरह हंसे थे। कितने दिनों से खा रहा है ये सब? सऊद ने बड़ी हमदर्दी से मुझे देखा तो मैंने गहरी सांस ली। वो सब मेरी बेचारगी पर अफसोस और हमदर्दी करते हुए खाना जहर मार करने लगे। बिरयानी के नाम पर जो मलीदा उसने बना कर रखा था उसे किसी ने छुआ भी नहीं। शोरबे वाली मछली और टेढ़ी मेढ़ी रोटियों पर ही सबका गुजारा था। कोरमा अच्छा बनना था अगर उसका गोश्त गल जाता तो। भाभी, स्वीट डिश भी ले ही आइए। सऊद की हंसी नहीं रुक रही थी, जबकि फैसल को अपना मुस्तकबिल भी मेरी तरह बदमज़ा ही दिखाई दे रहा था। बकौल उसके हमसाए में ही तो वो भी रहती है। अच्छा है ना, तुम लोगों को बड़ा शौक था दावत उड़ाने का। मेरे दिल को उनके हशर से बहुत तसल्ली हो रही थी। परनिया ने अब की बार कदरे घबराते हुए स्वीट डिश लाकर मेरे सामने रखी। ब्रैकेट, क्योंकि अब रोनमाई की बारी मेरी थी। वो यकीनन सबके तबसरे अच्छी तरह सुन चुकी थी। मैंने एक नज़र डोंगे में तैरते सफ़ेद पानी पर डाली, फिर दूसरी तरफ खज्जल खड़ी परनिया पर और बेहद रसान से पूछा, स्ट्रॉ नहीं लाई इसके साथ? बस ये उसकी बर्दाश्त की हद थी। टिप टिप और उसके बाद मूसलाधार बारिश। वो सब तो क्या, मैं भी बौखला गया। अरे भाभी, ये खबीस मजाक कर रहा है। सऊद ने बात संभाली। कौन? आंसुओं से लबरेज कातिल आंखें उठाकर पूछा तो मैंने बेइख्तियार नजरें फेर ली। यही। सऊद ने फौरन मेरी तरफ इशारा किया। आई एम सॉरी, मुझे बस ऐसा ही खाना बनाना आता है। वो आंखें रगड़ते हुए शर्मिंदगी से बोली। कमाल है भाभी, इतना अच्छा तो बनाया है सब कुछ, और ये फिरनी तो अभी खा जाएंगे हम। जाओ फैसल, ज़रा सूप वाले चमचे तो लेकर आओ। आतिफ ने उसका दिल रखने की खातिर तारीफ करते हुए कहा तो उसके आखिरी जुमले पर वो रूहानी हो गई। मुझे पता है कुछ भी अच्छा नहीं बना। अरे भाभी, हो जाता है ऐसा। अब मेरी मिसिस को ही देख लें, वो पूरे का पूरा मुर्ग रोस्ट कर देती है। कहती है इसमें कुछ भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले से ही भरा होता है। आदिल का दूसरों का दिल बढ़ाने का अपना ही अंदाज था। मुझे मतली होने लगी। बाकियों ने भी उसे हस्बे तौफीक घूरा, मगर जिसका दिल बढ़ाना मकसूद था वो हसरत आमेज अंदाज में बोली, देखा कितनी अच्छी कुकिंग करती हैं आपकी मिसेस। मुझे तो सालम मुर्ग भी रोस्ट करना नहीं आता। मैं तो सर थाम कर बैठा ही था। आदिल भी खज्जल सा चारों की मुस्कुराती सूरतें देखने लगा। मगर मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप लोग वेट करें, मैं अभी आई। वो अब संभल गई थी, मगर वो चारों बौखला गए। नहीं भाभी, चाय अब घर जाके ही पियेंगे। फैसल बिदक कर उठा। जी, और वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। आतिफ को अचानक ही रात हो जाने का एहसास होने लगा था। मैंने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। वही खाने की सबसे ज़्यादा तारीफें कर रहा था। उनकी हालत मुझे मज़ा देने लगी। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? परनिया ने इतने खलूस और मोहब्बत से तुम लोगों के लिए चाय बनाई है। मैंने बेहद मोहब्बत से कहा तो सऊद ने परनिया से आंख बचाकर मुझे घूंसा भी दिखा दिया। मगर उन्होंने जब तक वो काली बद जायका चाय पी नहीं ली थी, मैंने भी उन्हें उठने नहीं दिया था। तेरा ही हौसला है भाई, फैसल सर हिला रहा था। जाने इस कीचड़ आलूद पानी में बेचारी मछली की क्या हालत हो रही होगी। सऊद ने गाड़ी में बैठते हुए पेट पर हाथ फेरा था। गाड़ी गेट से निकलने लगी तो मैंने बउजलत आदिल को रोका। अब कौन सा आइटम बचा है? आतिफ सहम गया। वो मैंने पूछना ये था कि तुम लोगों के कमरों के साथ बाथरूम तो है ना? मैं खिड़की में झुककर बहुत शरारत से बोला और फुर्ती से पीछे हट गया, वरना सऊद का मुक्का यकीनन मेरी बत्तीसी तोड़ देता।
गेट बंद करके आते हुए भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी। आइंदा वो लोग कभी भी घर पर मुझसे दावत की फरमाइश नहीं करने वाले थे। वो यकीनन बर्तन धोकर किचन साफ करके कमरे में आई थी। तुम बेहद फूहड़ लड़की हो, मैंने फतवा दिया तो वो सदमे से मुझे देखने लगी। देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आपको पता था कि मुझे ये सब नहीं आता, फिर भी आपने अपने दोस्तों को बुला लिया। अब क्या सारी ज़िंदगी तुम यूं ही पानी में मछली को तैराती रहोगी? मैंने तंज किया था। ये देखें, 2 दफ़ा मेरा हाथ और ये कलाई जली है, फिर भी आप। वो नमकीन लहजे में बोलती बोलती रुक गई तो मेरी नज़र पल भर को उसकी दूधिया कलाई पर ठहर गई। मैंने ये सब कभी नहीं किया। पापा ने, मामा ने कभी वो मुझे बताने लगी थी कि वो कितने नाजों में पली है, मगर उसकी आवाज़ ने साथ नहीं दिया। यकीनन उसे अपने माँ बाप के घर का सुकून और प्यार याद आ गया था। वो पलकें झपकती यकीनन आंसुओं पर बंद बांधने की कोशिश कर रही थी। मैंने चंद लम्हों तक गहरी नज़रों से उसे देखा। कॉटन के स्याह प्लेन सूट में वो दमक रही थी। उसका हुस्न निगाहों को हैरान कर देने वाला था। तब मैंने अपने आप से एतराफ़ किया कि अगर मैं अपनी सतह से ज़रा सा नीचे आ जाता तो बहुत हसीन ज़िंदगी गुजार सकता था, मगर हाय अना और खुददारी। मैं उस पर से नज़रें हटा कर नीम दराज हो गया। सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। कितनी जल्दी? वो फ़ौरन खुद को संभाल गई थी। यही कोई 5 बजे? मैं इत्मीनान से बोला तो उसकी जमाई रुक गई। 5 बजे? क्या पहले कभी 5 नहीं बजे? मैंने तंजन कहा तो वो कदरे हिचकिचाई। वो आप मुझे जगा दीजिएगा सुबह। फिर मैं आधे फिक्रे के बाद ही उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो वो लब दांतों तले दबाकर मुझे देखने लगी। वाह, यानी मैं तुम्हें जगा कर सो जाऊं फिर तुम मुझे जगाओगी? मैंने बेहद तंज से कहा तो वो मुजरिमाना अंदाज में बोली, वो मैं कभी इतनी सुबह नहीं जागी। तो सुबह ये तजर्बा भी करके देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मैंने बाजू आंखों पर रखते हुए आराम से कहा। आप कभी जागे हैं इतनी सुबह? वो कदरे झुंझुलाई। मुझे अम्मी जगाती थी, मैंने इत्तलाए आम की, मगर मुझे कोई भी नहीं जगाता था। वो बेबसी से बोली, मगर मैं उसे कोई छूट देने के मूड में नहीं था। हस्बे आदत अजान के साथ मेरी आंख खुल गई थी, मगर मैं सुस्ती से लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने करवट ली तो परनिया बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम के अध खुले दरवाजे से झांकती रोशनी ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सर ऊंचा करके देखा तो वो जायनमाज बिछाई सजदा रेस थी। उसकी सहरखेज़ी मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। वो सलाम फेर कर दुआ मांगने लगी। उसके बाद मुसल्ला साइड पे रख कर मेरी तरफ आई। मैं यूं ही आंखें मूंदे हुए था, मगर उसकी तमाम हरकत मुझे महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे यूं ही मुझे देखती रही, फिर आहिस्तगी से मेरे पास बैठ गई। ताबिश, धीमे से लहजे में उसने मुझे पुकारा, मगर मेरा इतना जल्दी उठने का कत्तन इरादा नहीं था। तब उसने शायद मेरी पक्की नींद का अंदाज़ा कर लेने के बाद बड़ी नरमी से मेरे उलझे बिखरे बालों में उंगलियां चलाकर उन्हें सुलझाया। ये मेरे लिए एक अजीब सा सनसनी आमेज़ तजर्बा था। मेरी नींद वापस लौटने लगी। उसने बड़ी मलाइमत से अपनी नाजुक उंगलियों से मेरी आंखों को छुआ। मेरे चेहरे पर से होता हुआ उसका हाथ जब तक मेरे होठों तक पहुंचा, तब तक मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैंने यकबारगी मुंह खोलकर उसकी उंगलियां दांतों तले दबाई तो वो हल्की सी चीख मारकर उठ गई। क्या हुआ? मैंने मुंदी आंखें बामुश्किल खोलते हुए बेखबरी से पूछा। वो टाइम। वो बेहद मुतहविश और हरासा थी, शायद अपना आप खुल जाने के खौफ से। क्या हुआ है टाइम को? मैं जमाई लेते हुए उठ बैठा तो वो ये जानकर कि काट खाने वाली हरकत मुझसे नींद में सरजद हुई है ज़रा संभली। 5 बज गए हैं तो इसमें ऐसी क्या नई बात है? मैंने उसे घूरा। वो एक हाथ से अपना दूसरा हाथ दबा रही थी। आपने कहा था कि आपको जगा दूं। वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर बोली तो मैं मुस्कुराहट दबाता हुआ उठ खड़ा हुआ। शाम की चाय के बाद मैं बहुत ज़रूरी फ़ाइल की स्टडी कर रहा था जब फ़ोन की बेल ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ मामू साहब थे। जी फरमाइए, मैंने बिला सलाम दुआ के पूछा तो चंद सानियों के लिए वो खामोश हो गए। क्या हाल है बेटा? उन्होंने खुद ही पूछा तो मैंने गहरी सांस ली। मैं तो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। खुदा का शुक्र है बस। क्या इस वक्त मैं परी से बात कर सकता हूँ? वो बहुत आजिज़ी और इनकसारी से बात कर रहे थे। मेरे दिल में फरहत और इन बसात की लहरें मौजन हो गईं। वैसे तो वो अभी फारिग नहीं, किचन में काम कर रही हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें बताया कि वो बेयकीनी से बोल उठे। व्हाट? पन्नियाँ किचन में क्या कर रही हैं?
ظاہر ہے کھانا بنا رہی ہیں، میں آرام سے بولا، لیکن اسے تو یہ سب نہیں آتا۔ وہ یقیناً صدمے کی گرفت میں تھے۔ آ جائے گا سب کچھ، 2 دفعہ ہاتھ اور کلائی جلی ہے بس۔ لوگوں کی تو پوری کی پوری بیٹیاں جل جاتی ہیں۔ میں اس لمحے بے حد شفاق ہو رہا تھا، وہ کتنی ہی دیر خاموش رہے۔ مگر تابش، تم نوکر افورڈ کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ جو چیز افورڈ کر سکتے ہوں وہ گھر میں لے بھی آئیں۔ یوں تو میں ایک اور بیوی بھی افورڈ کر سکتا ہوں۔ میں نے بے حد سکون سے کہا تو وہ قدرے توقف سے بولے، پرنیا کو بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ چشمے تصور سے میں ریاض الرحمان کو تل ملاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے مقابل موجود تھے۔ تم مجھے جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر تم میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کمال معصومیت سے انہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تو ایسے تمام کام بیویاں ہی کرتی ہیں، لیکن اسے ابھی یہ سب نہیں آتا۔ تم اسے کچھ ٹائم دو، وہ سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ میں آرام سے بولا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے۔ تابش، میں نے پرنیا کی شادی اس گھر میں اسی لیے کی تھی کہ میں اپنی بہن سے اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار میرے سامنے جھولی پھیلائی تو میں نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ شاید کبھی پہلے ہی وہ میرے پاس آ جاتی تو میں اپنی سنگ دل انا کا گلا گھونٹ ڈالتا، مگر اب اس کی خوشی کو میں نے مقدم جانا تھا، اسی لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکا، اور میں نے اپنی جان نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ تم انصاف سے کام لو بیٹا، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ وہ اس وقت منہدم عمارت کی طرح ڈھہ سے گئے تھے، مگر مجھے ان کی لفاظی سے کوئی غرض نہ تھی۔ تبھی ان کی آواز سن کر پرنیا لاؤنج میں چلی آئی۔ پپا، آپ کب آئے؟ وہ حیرت امیز خوشی سے کہتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں سنہرے بالوں کی لٹیں بکھرائے وہ ملگجی سی لگ رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا باپ بیٹی کا ملاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ انہیں اسے یوں گندے سندے حلیے میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ ارے آپ بیٹھیں تو، وہ بہت کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مما کیسی ہیں؟ انہیں ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں تو بس یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں، تم کیسی ہو؟ انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے قدرے رک کر اس سے پوچھا تو اس نے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، بہت خوش۔ آخر آپ کو کیا بے یقینی ہے؟ میں نے رسانیت سے پوچھا تو ان کے ساتھ ساتھ پرنیا نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا، مگر میں اس کی آنکھوں سے جھلکتے التجا کو قطعی نظر انداز کر گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ سٹ پٹا کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر مجھے خاموش دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں، پپو بھی گھر پر نہیں ہیں، تمہاری مما تمہیں بہت مس کر رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے بہانہ بنایا تھا یا واقعی میں ایسی بات تھی۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ فون پر تو میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ تابش، میں جاؤں پاپا کے ساتھ؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بے حد آس اور مان کے ساتھ، مگر میں نے اسے وہ مقام ہی کب دیا تھا کہ وہ ان چیزوں پر انحصار کر کے مجھ سے کچھ منوا سکتی؟ کوئی ضرورت نہیں، جس کو ملنا ہو وہ یہیں آ کر مل جائے۔ میں بے حد روڈ لہجے میں بولا تو وہ گڑبڑا کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر حد درجے بے بسی کی چھاپ تھی۔ لیکن آپ دیکھیں، میں وہاں رکوں گی نہیں، بس ماما سے مل کر آ جاؤں گی، آئی پرومس۔ وہ بے حد ملتجیانہ انداز میں کہہ رہی تھی، مگر میں نے بہت کٹھور پن کا مظاہرہ کیا۔ وہ چاہتی تو تم سے ملنے آ سکتی تھی، مگر نہیں آئیں۔ ہم بھی گرے پڑے نہیں ہیں کہ منہ اٹھائے چلے جائیں۔ اگر آپ نے اس بات کو اتنا فیل کیا ہے تو آپ نہ جائیں، میں چلی جاتی ہوں پاپا کے ساتھ۔ وہ بہت ثابت قدمی سے مقدمہ لڑ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں ماں باپ کے گھر میں رہنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا، تب لا محالہ ماموں صاحب بول اٹھے، شادی کے بعد تمام رشتے ختم تو نہیں ہو جاتے تابش؟ جی ہاں، میں استہزائیہ انداز میں بولا، یہ تو کسی کسی میں ہی وصف ہوتا ہے کہ جیتے جی ہی تمام رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے طنز سے بھرپور لہجے کو انہوں نے بہت حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ کافی دن ہو گئے ہیں پرنیا گھر نہیں گئی، اگر ایک آدھ دن کے لیے چلی جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ایک آدھ دن کیا، آپ چاہیں تو ساری عمر کے لیے لے جا سکتے ہیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے ارمان بھی پورے ہو جائیں گے۔ میں اس وقت نعوذ باللہ مطلق العنان بنا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھر بھی احساس نہیں تھا کہ اس قدر تنفر انسان کو زیب نہیں دیتا، اس قدر غرور انسان کو ہمیشہ اوندھے منہ گراتا ہے۔
میرے اندر بس ایک ہی پکار مچی تھی، انتقام انتقام۔ میری بات نے دونوں کو ششدر کر دیا۔ پھر وہ ایک دم رونے لگی۔ یہ تابش، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جانتا تھا کہ اسے زیادہ دکھ اس بھرم کے ٹوٹنے کا ہو رہا ہے جو اس نے اپنے باپ کے سامنے بنا رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ خدیجہ کا بیٹا اسی کی فطرت کا ہوگا، اسی لیے میں نے اسے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ اس کی جھولی میں نے اپنے آنگن کا چاند ڈال دیا تھا، مگر اب میں اپنی جان سے عزیز بیٹی کی اس قدر بے وقتی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بہت غصے اور تعصب سے کہہ رہے تھے، پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے بیٹی کے لیے میرے گھر میں جگہ کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی محبت کی۔ انہوں نے پرنیا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ نہیں پاپا، اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے پری، ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بولے تو میں نے بیزار کن انداز میں سر جھٹک کر انہیں دیکھا۔ آپ جائیں پاپا، میں پھپھو کے ساتھ آؤں گی۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ تم کبھی نہیں جاؤ گی، یہ میرا گھر ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں گویا اس کی برداشت کی آخری حد دیکھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ وہ یہاں مجھے پھانسنے کے لیے آئی ہے۔ میں اس کا اصل روپ دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے اپنی معصومیت اور بھول پن کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ پری، چلو تم میرے ساتھ۔ اس بار ان کا انداز اٹل تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ میں تمہیں اس قدر ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرا گھر ہے پاپا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ میں خوش رہوں گی پاپا۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ پرنیا، میں کہہ رہا ہوں، پاگل مت بنو۔ خود کو ایندھن وہاں بنایا جاتا ہے جہاں سے صلہ ملنے کی توقع ہو۔ بیکار میں خود کو مٹی مت کرو۔ اب کی بار انہوں نے قدرے غصے سے کہا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے والد محترم، تم بے شک جا سکتی ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ خائف سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاپا، خدا کے لیے مجھے یہیں رہنے دیں، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ جائیں، میں پپو کے ساتھ آؤں گی مما سے ملنے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ انہیں تسلی دے رہی تھی، مطمئن کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کی پیشانی چوم کر چلے گئے اور اس کی برداشت کی حد بس یہی تھی۔ وہ روتے ہوئے چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ کر وہیں ٹھہسی گئی۔ میں حیرت زدہ سا تھا۔ کتنا عجیب سا رد عمل تھا اس کا۔ کیا مل رہا تھا اسے مجھ سے یا اس گھر سے کہ وہ یہاں سے اتنی ذلت سہنے کے باوجود جانے کو راضی نہ تھی؟ کیا دے رہا تھا میں اسے؟ فقط بے اعتنائی اور بے پرواہی، طنز اور غصے سے بھری باتیں، ہر پل کی ذلت۔ تو پھر ایسا کیا دیکھ لیا اس نے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئی؟ کیا میں نے کب اسے پیار کی ایک نکاح بھی بخشی تھی کہ وہ اس مقام تک آ پہنچتی؟ تو پھر اتنا غیر متوقع فیصلہ کیوں؟ میں صوفے میں دھنسا اس پر غیر ارادی طور پر نظریں جمائے خیالوں میں چک پھیریاں کھا رہا تھا اور اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ یہ تو سچ تھا کہ اس کے اس عمل نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ امی چونکہ نیلو کی شادی میں شرکت کے لیے گئی تھیں، جو کہ امی کی دور پار کی بھتیجی یا شاید بھانجی لگتی تھی، ان لوگوں کے اصرار پر وہ 2 دن کے لیے مزید وہیں رک گئیں۔ گھر کی خاموشی ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ وہ پتہ نہیں سارا دن کیسے گزارتی تھی۔ میں کبھی اسے کہیں نہیں لے کر گیا تھا، اور جب سے ماموں صاحب ہو کر گئے تھے اس پر بالکل خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ میں خود عجیب سے الجھاؤ کا شکار تھا۔ کوئی بات رفتہ رفتہ میرے دل و دماغ کو جکڑتی جا رہی تھی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان دنوں فیصل نے نشا سے ملنے کے لیے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ سیدھے سبھاؤ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجو اور اپنے نام ریزرو کروا لو، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ پہلے ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہے۔ عادل نے بھی اس کی سفارش کی تو مجھے ماننا ہی پڑا۔ میں نقصک سے تیار ہو کر لاؤنج میں داخل ہوا تو لہجہ بھر کو میری نظر اس پر رک سی گئی۔ کاٹن کے مہرون اینڈ ڈسٹ لباس میں بالوں کو سلجھاتی وہ مجھے اس پل عجیب سا احساس دلا گئی، لیکن ایسا صرف پل بھر کو ہوا تھا۔ میں نے خود کو خلا میں معلق پایا۔ دوسرے ہی لمحے میں خود کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھا اور صوفے میں دھنستے ہوئے تپائی پر پڑا فون اپنی طرف کھسکایا۔ نمبر پش کر کے میں نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں نشا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم بتاؤ تیار ہو کہ نہیں؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اس وقت پرنیا میرے بالکل سامنے تھی اور اس کے چہرے اور آنکھوں کا تفکر اور تحیر مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ڈنر بہت ضروری ہے، اب کینسل نہیں ہو سکتا۔ میں نے سیٹ بھی ریزرو کروا لی ہے ہوٹل میں۔ میں نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، مگر اب وہ آنا کانی کر رہی تھی۔
لیکن میں اس کے سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخر کو میرے جانے جگر کا معاملہ تھا۔ دیکھو صرف میں اور تم ہوں گے، اوکے؟ پرنیا کی اڑتی رنگت نے مجھے بہت لطف دیا۔ جو وہ سوچ رہی تھی وہ میں سمجھ رہا تھا۔ بس پھر ریڈی رہنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے الوداعی جملے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے صاف لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نے ایک اچٹتی نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی جہاں ابھی 7 بجے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہیں ابھی اپنی سیکرٹری کا عہدہ نہیں دیا، میں نے سکون سے کہا، تب وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بالوں کی سنہری آبشار کے درمیان اس کا بالکل سادگی لیے دمکتا چہرہ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر نشہ سا بڑھنے لگا ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہ اس پر سے ہٹائی تھی۔ میں اس گھر میں آپ کی خاطر رہ رہی ہوں، آپ کو بھی فقط میرا ہی رہنا ہوگا۔ اس کا استحقاق بھرا انداز غیر معمولی تھا۔ واو! میں اس طرح بھی انداز میں ہنسا۔ ویری گڈ چینج۔ اگر آپ اس وقت گئے تو میں پھپھو سے شکایت کروں گی۔ میں اس وقت گھر میں تنہا نہیں رہ سکتی۔ وہ کسی بھی طریقے سے مجھے روکنا چاہ رہی تھی۔ میں تمہارا پابند نہیں ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ میں چابیاں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لاک کر کے جاؤں گا۔ میں ہر قیمت پر اس کے تلسم سے بچنا چاہ رہا تھا۔ نشا کو گھر سے پک کر کے میں نے ہوٹل پہنچایا جہاں فیصل وقت سے پہلے ہی موجود تھا، اور خود عادل کے گھر آ گیا جہاں سعود اور عاطف بھی موجود تھے۔ وہاں ہماری کارڈز کی گیم شروع ہو گئی۔ کھانا بھی عادل کی بیوی کے ہاتھ کا بنا تھا، سو دل کھول کر کھایا گیا۔ اس دوران عاطف بھی میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ شیبہ واقعی اسے پسند آئی تھی۔ واپسی پر نشا کو میں نے ہی گھر ڈراپ کرنا تھا۔ راستے بھر میں اسے تنگ کرتا رہا۔ ویسے آپ بہت اچھے ہیں تابش بھائی۔ اس نے میری تعریف کی تو میں شرارت سے بولا، یہ بٹ رنگ اگلے ڈنر کے لیے تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں۔ اس نے پرزور انداز میں تردید کی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، آپ کی امی جب رشتہ لے کر آئیں تو خالہ یا انکل میں سے کوئی بھی رضامند نہیں تھا۔ انکل نے ٹوٹے رشتے کھلے دل سے جوڑ تو لیے تھے، مگر اتنا بڑا داؤ کھیلنے پر وہ راضی نہیں تھے۔ یہ پرنیا ہی تھی، آپ کی امی کی محبت نے جسے اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ شی از ویری لکی۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑا، اور اسے اتنے چاہنے والے لوگ ملے، اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا۔ تو یہ پرنیا کا فیصلہ تھا؟ مجھے اپنا ہی لہجہ بہت اجنبی سا محسوس ہوا۔ وہ آپ کی امی سے ہونے والی زیادتی کا ازالہ اس صورت کرنا چاہتی تھی کہ پھپھو کو اسے پا کر احساس ہو جائے کہ ان کے بھائی کے نزدیک بہن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں نشا کو چھوڑ کر پلٹا تو ٹینس ہو رہا تھا۔ ہر وہ لمحہ میری آنکھوں کے آگے سے گزر رہا تھا جب میں نے اسے ذلیل کیا تھا، جب میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قتل کیا تھا، جب میں نے اسے تنفر سے رد کر دیا تھا، جب میں نے اس کی ہر آس اور امید کا خون کر ڈالا۔ گیٹ کو میں باہر سے تالا لگا کر گیا تھا۔ میں گاڑی اندر لایا تو مجھے احساس ہوا کہ ساری لائٹس آن تھیں۔ لاؤنج میں آیا تو احساس ہوا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ میں لاؤنج کا دروازہ لاک کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، ساتھ میں لائٹس آف کرتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے آوارہ گردی میں خاصی دیر کر دی ہے۔ میں دروازہ کھول کر بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ نیم دراز تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے گہری سانس لے کر مڑ کر دروازہ بند کیا اور جب پلٹا تو بوکھلا گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں میرا نیا ریوالور دبا ہوا تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ میں چکرا گیا۔ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ میں نے اسے گھورا مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی حماقت نہیں کی کیونکہ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ تب مجھے پہلی مرتبہ ادراک ہوا کہ ریوالور کتنی بدصورت ایجاد ہے، خصوصاً جب اس کا رخ آپ کی طرف ہو۔ یہ ریوالور ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں سناٹوں میں گرا تھا۔ آپ نے کر دیا ہے، دیکھو گولی چل جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ بڑے سکون سے بولی، گولی چلنے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ میں نے اپنی طرف سے اس کی دختی رگ پر ہاتھ رکھا مگر وہ یقیناً نفع و نقصان سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ بیوی تو آپ نے بنایا نہیں، بیوہ ہی صحیح۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ریوالور ہلا کر چیخی، ڈونٹ موو، میں گولی چلا دوں گی۔ اس کی دھمکی اگرچہ خطرناک تھی مگر میں اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ وہ بستر پر گر گئی۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ میرے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں نے جھٹکے سے ریوالور چھینا تو اس نے مجھے جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ میں نے ریوالور کھول کر دیکھا، اس میں گولیاں نہیں تھیں، چیمبر خالی تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر میں مر جاتا تو؟ خالی ریوالور سے آج تک کوئی نہیں مرا، وہ تلخی سے بولی۔
रिकॉर्ड कभी कभार ही बनते हैं। मैंने उस पर सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह करते हुए कहा। एक तो निशा की बातें मेरी आंखें खोल देने को काफ़ी थीं, ऊपर से उसकी ये अदा तो वाकई मुझे लूट कर ले गई थी। वो उठने लगी तो मैंने उसका बाजू जकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। FIR तो कटवानी ही पड़ेगी, मैंने शरारत से कहा तो उसने तुंदो तेज नज़रों से मुझे देखा। मैं सीने पर हाथ रखकर चित लेट गया। ताबिश? वो बिला इरादा बेइख्तियार मुझ पर झुकी थी। आई एम डेड। अपने दिल की ख्वाहिश पर उसे बाहों के हसार में लेकर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये उस ताबिश का एतराफ़ है जो बुरा था, उसे मैंने मार कर दफन कर दिया है। मैंने उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया। मेरे एतराफ़ ने उसकी आंखें जल थल कर दी, मगर ज़बान से उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ये नफ़रत मेरे बस का रोग नहीं, मैं हार गया। मामू जान से, तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। अम्मी सच कहती थी, मैं बहुत नाशुक्र हूँ। अगर खुदा ने हम पर कोई मुश्किल वक्त डाला था तो अब उसका फल भी दे दिया है। आज हमें कोई दुख नहीं, हर नेमत उसने दी है, फिर मैं क्यों कुफरानी नेमत करूं? वो खामोशी से रोए जा रही थी। तुम जो चाहो सज़ा दे सकती हो मुझे, मैं जानता हूँ कि लफ्ज़ों से मदावा नहीं हो सकता, मगर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे वाज़िया एतराफ़ शिकस्त पर उसने कुछ कहे बगैर खुद को मेरी पनाह में दे दिया तो मेरे अंदर ठंडा मीठा सुकून उतरने लगा। मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूँ कि अम्मी किस कदर खुश होंगी। राज की बात यह है कि मुझे भी परनिया के साथ मिल बैठने की आरज़ू ने शिकस्त दी है और मैं खुश हूँ कि खुदा ने मुझे भटकने से बचा लिया है। ख़त्म शुद्ध। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नॉवल खूब गुजरेगी बाय इफ़्फ़त सहर ताहिर। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।